सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत भाई, नमस्ते। कृपया सब अपने आप को म्यूट पर रखें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड और मॉर्निंग सर। चैट का प्रयोग करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। और बहुत धन्यवाद आप सबका समय से जुड़ने के लिए। आज आप देख सक रहे होंगे कि इतने दिन इतने हफ्ते छोटे ग्रुप में मिलने के बाद हमारे सब्जेक्ट ग्रुप्स में मिलने के बाद आज हम वापस पूरा का पूरा सेल साथ में मिल रहा है इस वर्कशॉप के लिए। तो हम काफी बड़ा मतलब काफी सारे लोग वापस दिख रहे हैं और हम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इतने लोगों को वापस एक साथ देख के। वेलकम बैक एवरीवन एंड होप आपके पिछले सब्जेक्ट ग्रुप वाले वर्कशॉप्स वगैरह सब बहुत अच्छे से गए और आपका एक्सपीरियंस उनमें अच्छा रहा और काफी नई चीजें पता चली हम सबको। मैं सबसे जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि हम एक बड़ा ग्रुप हैं आज, तो प्लीज खुद को म्यूट रखें जब आप नहीं बोल रहे हो और सिर्फ जब आपको कुछ शेयर करना हो, कुछ पूछना हो या ऐसा कुछ, तो आप अनम्यूट करें। बाकी टाइम अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिएगा। ठीक है, तो हम इसी के साथ आज का वर्कशॉप शुरू कर देते हैं। आज का वर्कशॉप हम शुरू करें उसके पहले थोड़ी सी बात करते हैं बस इस पे कि अभी तक हम जो ये कर रहे हैं, हम जो शायद कितना हो गया होगा आप लोगों ने जब से अप्लाई किया होगा इस सेल का हिस्सा बनने के लिए, तब से लेके अब तक कुछ 4-6 महीने का हमारा सफर रह चुका हो गया होगा। आप लोगों ने पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया, फिर हमारी सबकी मुलाकात हुई इंटरव्यूज के दौरान, फिर हमने वर्कशॉप्स करने शुरू किए दिसंबर में और अब ये हमारा 5वां वर्कशॉप है। तो ये जो हमारे वर्कशॉप्स रहे हैं या जो हम ये मिल के कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें हमारा साथ मिलके ये जो हम
काम कर रहे हैं, इस काम का क्या उद्देश्य है। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ और अगर कहीं कोई जवाब नहीं आएगा तो मैं किसी ना किसी का नाम जरूर लूंगी और आपसे पूछूंगी। तो आज स्टूडेंट आप हैं, टीचर मैं हूँ, तो आपका नाम कभी भी लिया जा सकता है, तो सुनते रहिएगा बीच बीच में, ध्यान इधर उधर ना हो जाए। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हाँ, जो हम ये वर्कशॉप्स कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि हमारा उद्देश्य क्या है जो हम सब साथ में आए हैं ये काम करने के लिए? एनी आंसर्स, एनी Yes, ma'am. थॉट्स? Good morning. हाँ जी मैम। Good morning, everybody. It's Batra from Chandwara. And हाँ करें। as far as main purpose of this workshop is to frame questions in a manner to uplift our student standard up to the mark where they can compete in international and national level exams, and they can get through in that, and their mental level as well as their learning standard should be uplifted. Thank you, ma'am. थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू। और भी कोई शेयर करना चाहेगा? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गिरीश जी बताइए। मैं रतलाम से। मैम मेरा मानना है कि ये जो हमारा वर्कशॉप है ये केवल वैल्यूएशन या क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बनाने का एक्सरसाइज नहीं है, ये अल्टीमेटली लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको चेंज करने का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि इसके माध्यम से हम बच्चों का जो सीखने का तरीका है जो अभी तक मैकेनिकल या रटन विद्या पे आधारित है, उसकी जगह हम उनको एनालिटिकल, थिंकेटिव या अंडरस्टैंडिंग बेस जो उनका सीखने का स्तर है उससे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो थ्रू एवोल्यूशन हमारा जो मेन मोटो है वो है लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाना। थैंक यू। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू। तो जैसा गिरीश जी और गरिमा जी बोल रहे हैं कि हम इसमें काफी कुछ इवैल्यूएशन, असेसमेंट, इस पे हम काफी फोकस रख रहे हैं हमारे वर्कशॉप में, और इस पे हम काफी अलग तरीकों से इन चीजों को हम देख रहे हैं। तो ये जो हम आकलन की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों करना चाह रहे हैं, इससे हमें मतलब क्या मिलेगा, हम सब क्यों इसमें इतना टाइम डालना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, अल्टीमेट जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो जैसा कि हमें अपने स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड, मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज वो ले रहे हैं वो उस रोड मेमोराइजेशन पे बेस्ड ना हो, बल्कि वो उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सो एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए ताकि उनका नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग फार बेटर हो, बहुत अच्छी हो सके। ये है अल्टीमेट गोल। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू। और कोई भी जोड़ना चाहेगा? मैं बोलना चाहूंगा। हाँ सर। आप सौरभ बोल रहे हैं मैडम, सौरभ शर्मा। हाँ सौरभ जी। हेलो। हाँ सौरभ जी बताइए। तो अभी हमारा जो शिक्षा का स्तर बदल रहा है धीरे धीरे, जो आज हमारे समाज की मांग है, बाजार की मांग है, विश्व पटल में जो मांग है हमारी, उसको परिवर्तन करने के साथ साथ हमारा जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम जो अभी तक चला आ रहा था उसको परिवर्तित करके हम लोग एमपी बोर्ड से एनसीईआरटी पे रुक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी के लेवल पे हमको वैल्यूएशन लेवल, बच्चों के प्रश्न स्तर को, बच्चे की मानसिक स्थिति को समझने के लिए पहले उनके शिक्षकों को समझना पड़ेगा। तो उस आधार पर मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी जो चेंज हुआ है एमपी बोर्ड से, तो उसको फॉलो करने के हिसाब से हम सब मिलकर यहाँ कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो बिल्कुल जैसा अभी गरिमा जी, गिरीश जी और सौरभ। हाँ सर, बस आपका लास्ट लेते हैं, फिर इस विषय से आगे बढ़ेंगे। बताइए सर। Good morning, this is Amit. As far as I think, we have entered a new era called 21st century. Okay. So now we have to equip our students towards the skill of that are required for 21st century, so that the condition, the scenario that they are going to face, they can be equipped and they can face it easily. So that is why we are preparing these things, so that we can prepare our students in a way that they are well prepared for upcoming future, especially in that new era that is full of technology and
artificial intelligence. Thank you, Amit ji. Thank you for sharing. Yes, no, I think I agree with all of you और मैं आप सबसे ही सहमत हूँ और जो आप लोग सब कह रहे हैं अगला स्लाइड प्लीज। हम आकलन हम सब मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे मिलने का एक उद्देश्य एक बेस जो है वो है हम कहीं ना कहीं और आकलन से बच्चों की लर्निंग को समझना चाह रहे हैं। बच्चे और टीचर जो क्लासरूम में उनका इंटरेक्शन हो रहा है जो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं हम उस चीज को और अच्छे से समझना चाह रहे हैं और उसको हम और बेहतर करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम समझना चाह रहे हैं कि कहाँ गैप हो रहे हैं बच्चों के बीच में, वो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी जो समझ रहे हैं उसके बीच में कहाँ मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं, कहाँ कौन सी चीजें उन्हें अच्छे से समझ में आ रही है, कहाँ हम शायद और अपने पढ़ाने के तरीके को शायद बदल सकें, कहाँ हम बच्चे के समझने के हिसाब से और चीजों को शायद अलग तरीके से भी पढ़ा सकें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आकलन करने से हमें पता चलती हैं और रेगुलर आकलन करने से हमें और रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है इन चीजों पे भी। तो एंड हम जो साथ में मिल रहे हैं, हम जो ये अच्छे क्वेश्चन बनाने की बातें कर रहे हैं, हम जो ये पेपर भी बनाएंगे इसके बेसिस पे, हम स्टेट के लिए एक सिस्टम बनाएंगे असेसमेंट आकलन करने का इस पे, तो वो ओवरऑल उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा हमें यही इन्फॉर्म करने का कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कौन सी चीजें सीखने में उन्हें मुश्किल हो रही है और कौन सी कहाँ पे उनके ज्यादातर लर्निंग गैप्स भी हो रहे हैं, कैसे हम उन लर्निंग गैप्स को फिल कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट भी कर सकते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जस्ट ये एक उद्देश्य, और इस उद्देश्य को आप हमेशा बैकग्राउंड में रखिएगा। हो सकता है किसी वर्कशॉप में हम अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, किसी वर्कशॉप में हम दूसरे टॉपिक्स की भी कर रहे होंगे, बट अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो ये है कि हम स्टेट में अच्छा सिस्टम बना पाए आकलन का मिलकर, है ना। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी सबको, बस शायद वर्कशॉप 1 हुआ था हमारा दिसंबर में और तब से अभी इतनी दूसरे प्रश्नों को लेके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वगैरह पे हमने इतनी चर्चा की कि एक रिफ्रेशर की तरह से कि ये जो हमारा असेसमेंट सेल है इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसका एक जस्ट सबको याद दिलाना चाहूंगी। तो आपको जैसे याद हो कि हम सब मिले, हम सब जुड़े हैं, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे असेसमेंट डिजाइन एक्सपर्ट्स भी हैं, सेल के हिस्से में आप लोग सब हो। हम सब मिलके इन 2 सालों में काफी सारे वर्कशॉप्स करेंगे, काफी सारी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, साथ में मिलके एक दूसरे से सीखेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स के साथ भी और स्टेट के ऑफिशियल्स के साथ भी, और हम अपनी असेसमेंट बनाने की, आकलन बेहतर बनाने की एबिलिटीज को और बिल्ड करने वाले हैं। थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, मेरा बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आ जाएंगे, अगर कहीं पे कुछ आप चाहें मैं फिर से बोलूं तो आप प्लीज बोल दीजिएगा। इसके साथ साथ हम इन 2 सालों में जो हम ये कार्य अभी शुरू कर रहे हैं, मैं बार बार 2 साल बोल रही हूँ बट क्योंकि ये शुरुआत के 2 साल हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारा काम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हम और मतलब राज्य इसमें काम कर ही रहा है और काम इसमें बढ़ता ही जाएगा हमारा, पर इसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो ये है कि हम एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट या एक नैदानिक आकलन भी करने वाले हैं विद्यार्थियों का पूरे स्टेट में, और हम एक वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, मूल्यों और दृष्टिकोणों पर भी एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट करने वाले हैं पूरे स्टेट में, जो आप और हम सब साथ में मिलकर बनाने वाले हैं, ये दोनों ही। और इस प्रोजेक्ट में हम एक हिस्सा इसका भी काफी बड़ा रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो हमारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं जिसमें हम प्रश्नों पे ध्यान दे रहे हैं या हम पेपर बनाने पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो अब हम धीरे धीरे वो जानकारी को लेकर ये जो आकलन बनाना है हमें, नैदानिक आकलन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, हम इसको बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और जैसे कि हम पूरे स्टेट में ये जो दोनों हिस्से हैं प्रोजेक्ट के, इन पे भी ध्यान देना शुरू करेंगे। तो ये जस्ट मैं आप सबको एक बार याद दिला देना चाहती थी कि ये कुछ हिस्से थे हमारे इस प्रोजेक्ट के भी और हमारे कार्य के भी, जो फ्यूचर में हमें हेल्प भी करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका जो ये एक हिस्सा है
डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक आकलन, नैदानिक आकलन। ये क्या होता है, इसमें हम ये देखना चाहते हैं, हम कुछ बच्चों को टेस्ट करके हमें जानना है कि पूरे राज्य में लर्निंग लेवल्स क्या है बच्चों के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, क्लास 11 में मैथ में बच्चे कौन सी चीजें जानते हैं, कौन सी चीजें नहीं जानते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें उन्हें मुश्किल हो रही है, जिनमें उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है, कौन सी चीजें जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनकी लर्निंग गैप्स पहले से ही हो गई हैं। हो सकता है पहले से ही उनको ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी उनकी कम रही हो, शायद वही हम देख रहे हैं कि क्लास 11 तक भी उनको कठिनाई कंटिन्यू हो रही है उसमें। मे बी कैलकुलस का इंट्रोडक्शन भी आ रहा है वहाँ पे, तो वो भी एक लर्निंग गैप रह जा रहा है। ऐसा कुछ भी मैं एक जस्ट उदाहरण के बेसिस पे आपको गणित का लेके बता रही हूँ। पर एक हम जो ये कंपोनेंट रहेगा, इसमें हम इन सब सब्जेक्ट्स का सारे बच्चों के साथ एक समझ हमारी बनाना चाहेंगे, जिससे हमें पता चले कि बच्चे कौन सी चीज जान रहे हैं, कौन सी चीज उन्हें समझ में आ रही है, कौन सी चीज उन्हें शायद उतने अच्छे से समझ नहीं आ रही है, और जो चीजें नहीं आ रही हैं वो क्या उसमें अलग तरीके से समझ रहे हैं, उनके मिसकंसेप्शंस कहाँ रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो क्वेश्चन वाले वर्कशॉप्स थे, आप लोग अब डिस्ट्रैक्टर डिजाइन करने लग गए थे, है ना, जिसमें हम सोच रहे थे कि अच्छा बच्चे कई बार ऐसी गलती करते हैं, फिर कई बार ऐसी गलती भी करते हैं। तो एक नैदानिक, एक डायग्नोस्टिक आंकलन से हमें ये भी पता चलेगा कि ज्यादातर बच्चे कौन सी गलतियां कर रहे हैं, तो हम कैसे उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा सकते हैं कि वो गलती बच्चों में, मतलब वो एक मिसकंसेप्शन आए ही नहीं बच्चों की समझ में, है ना। तो वो एक काफी बड़ा कार्य रहेगा हमारे सबके लिए कि हम ऐसा एक आंकलन बनाएं जिससे हमारी इतनी अच्छी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में हमारी आए कि बच्चों की समझने, लर्निंग लेवल बच्चों का क्या है राज्य में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसके लिए आप मुझे ये बताइए, तो अब हम बोल रहे हैं कि हमें एक डायग्नोस्टिक आकलन करना है स्टेट में, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें जाके, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, अब दिख रही है। ओके, थैंक यू। करना है नैदानिक असेसमेंट। हेलो, सॉरी, मैं ये बोल रही थी कि अगर आप ये बताइए कि आपको कक्षा 11वीं में सारे बच्चों का नैदानिक डायग्नोस्टिक आकलन करना है स्टेट में, है ना, तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको जाके स्टेट के हर बच्चे को टेस्ट करना पड़ेगा ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट करने के लिए? आपको क्या लगता है? प्रदीप जी, आपकी आवाज थोड़ी धुंधली आ रही है। हाँ अनिल जी। जी मैम, मैं ये बात करना चाह रहा था, जो प्रश्न है कि क्या सभी बच्चों का हम आकलन करना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें उसमें जो प्रति चयन हो, ऐसा प्रति चयन हो कि प्रत्येक बच्चे में से जो कमजोर बच्चे हैं उनका भी आकलन हो, जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी आकलन हो, और जो मध्यम बच्चे हैं उनका भी आकलन हो। मतलब उसका है कि सभी बच्चे उसमें शामिल हों, जिनका स्तर अलग अलग हो सभी जगह। आकलन है वो उचित आ सके, उसका निर्णय भी ऐसा हो सके कि हाँ वास्तव में वो हम क्या समस्या आ रही है। तो अनिल जी, आप कैसे मतलब ये सोचेंगे कि मतलब कितनों को टेस्ट करें? मतलब आज की डेट में अगर हम 11वीं कक्षा का ही सोचें तो, या 9वीं कक्षा का सोचते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट अलग अलग नहीं हो जाते हमारे, तो जी। कितने विद्यार्थी होंगे पूरे मध्य प्रदेश में? कम से कम मुझे लगता है कम से कम 10 लाख होंगे। मैडम 10th में है 14 लाख। 10th में 14 लाख, ठीक है। तो एक आसानी के लिए, क्योंकि हम जस्ट बातचीत कर रहे हैं, तो एक आसानी के लिए एक नंबर मान लेते हैं 10 लाख, ठीक है, क्योंकि इजी टू यूज नंबर है। तो अब 10 लाख बच्चे हैं पूरे राज्य में, और मुझे कुछ समझना है उनके लर्निंग लेवल के बारे में, ठीक है। तो जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि शायद मुझे एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, मतलब कोई अच्छा भी हो कोई बुरा, कुछ वैसे सोच के, पर आप कैसे
कितनों को टेस्ट करोगे? Madam, out of 10 lakh, I think this is Garima Batra from Chinwada. So I think at least 1,000 students should be checked minimum, because and those students also should be the data should be collected not only from cities, not only from villages, but from if one city is selected, then one interior village should be selected, so that we can come to a concrete conclusion. Yeah, that how many, what is the level of students? ओके, थैंक यू गरिमा जी। और भी कोई शेयर करना चाहेगा? हेलो मैडम, मैं बोलना चाहूंगा अपन जिंदर इंदौर से। हाँ, हर स्कूल में से कुछ विद्यार्थियों का सैंपलिंग लिया जा सकता है। 10% हर विद्यार्थी, 10% या 5 to 10% जो भी स्कूल की रेंज है, जहाँ बच्चों की संख्या जिस आधार पर है, हम ये सकते हैं कि हर ब्लॉक लेवल पे कुछ स्कूल का चयन किया जाए। उसमें जहाँ ब्लॉक लेवल पे चयन करेंगे तो कुछ ब्लॉक हो सकता है, कुछ शहरी क्षेत्र के बच्चे स्कूल आ जाएंगे, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल आ जाएंगे। हर स्कूल में से उसमें से कुछ परसेंटेज बच्चों का लिया जाए, सैंपल लिया जाए। जैसे माना कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो वो 100 बच्चे हैं तो वहां से 10 बच्चे लिए जाएं। जहाँ पे 15 बच्चे हैं वहां से 1 या 2 या 3 बच्चों को लिया जाए, और उनका सभी बच्चों का एक सामूहिक रूप से परीक्षण के लिए एक पेपर उनको दिया जाए। उससे अपन बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनके एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू सर। पूनम मैम का मुझे हाथ ऊपर किया हुआ दिख रहा है। लास्ट पूनम मैम आपसे सुनूंगी। Yeah, ma'am. As Garima Batra madam said, at least 1,000 students should be taken. And again, I would like to mention that thing. Each and every district schools on district level as well as on the rural areas, the number of students should be selected according to the strength of the school, so that we can conclude that thing, that whether the students who are belonging to the urban areas and the rural areas, exact estimation should be given, so that the conclusion which we are trying to trace from this analysis, that could be helpful for, it should be helpful for our discussions or whatever the data is collected. It should be from each and every school, and the number of students, as she is mentioning, 1,000. So who will be those 1,000 students? That will be dependent on the strength of the schools. थैंक यू पूनम मैम। मुझे दिख रहा है काफी लोगों के हाथ आप किए हुए हैं। आप कृपया चैट रूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने थॉट्स वहां पे भी शेयर करिए, हम वहां पे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हम इतने बड़ी नंबर में हैं आज, तो शायद हर बार सबकी बात सुनना पॉसिबल भी नहीं होगा। बट प्लीज डू शेयर चैट रूम में भी। तो जस्ट थैंक यू आप सबका शेयर करने का। इस पे मैं जस्ट आपका ध्यान इस एक नैस पे लेके आना चाहूंगी। तो हमें सब पता है, हम सब अब नैस से काफी फेमिलियर भी हो गए हैं। तो नैस में अगर आप नैस का हमारा 2017 वाला रिपोर्ट देखें, तो मध्य प्रदेश में कितने स्टूडेंट्स की टेस्टिंग हुई, कितने अध्यापक की हुई, कितने विद्यार्थियों की हुई और कितने विद्यालयों की हुई, ये नंबर आपके सामने दिए हुए हैं अभी, है ना। ये काफी, आप अगर देख रहे होंगे तो टोटल जितने मध्य प्रदेश में हमारे अध्यापक होंगे कक्षा क्लास 3 में, क्लास 5 में, क्लास 8 में, या टोटल जितने हमारे विद्यार्थी होंगे, टोटल विद्यालय होंगे, उससे काफी छोटे हैं ये नंबर्स, है ना। पर इसके बेसिस पे क्या हुआ है, मतलब हम सब मानते हैं कि नैस से क्या निकल के आया कि एक हमारी पूरे देश में लर्निंग लेवल क्या है, मध्य प्रदेश में हमारी लर्निंग लेवल क्या है, बाकी स्टेट्स में हमारी लर्निंग लेवल्स क्या है, ये सब जानकारी पूरी नैस से भी हमारे पास निकल के आई है। तो उनका भी कोई ना कोई एक तरीका रहा होगा इन बच्चों को ये आंकड़ों तक सबसे पहले पहुंचने का, और फिर इतने विद्यार्थियों को, विद्यालयों को और अध्यापकों को भी चुनने का, राइट। तो ये नैस में भी होता है, और
पीसा में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही प्रकार का, पीसा भी जब करते हैं तो अब तो नास तो एक भारत के अंदर कर रहे हैं तो फिर भी हो जाता है, पीसा जब इतने सारे देशों के बीच में करता है तो हर जगह जाके हर बच्चे तक जाके या हर स्कूल तक जाना मुश्किल होता है। तो वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसे हम तरीका लगाते हैं जिससे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही या कुछ नंबर ऑफ स्कूल्स ही सिलेक्ट हों जिनको टेस्ट करने से हमें सबके बारे में एक जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कमिंग बैक टू हम जो बोल रहे थे, हमारा इस प्रोजेक्ट में जो ये नैदानिक आकलन का हिस्सा है, इसमें जैसा गरिमा जी बोल रही थी, एक्चुअली उससे काफी सिमिलर हमने सोच रखा था कि हम 2000 विद्यार्थियों को हर जिले में टेस्ट करेंगे। ये दोनों नैदानिक हमारा रेगुलर वो सब्जेक्ट वाली डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट, दोनों को मिलाकर हम ये सारे राज्यों से 2000 विद्यार्थियों को टेस्ट करेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है कि हम ये विद्यार्थियों को कैसे चुनेंगे कि हम ये सो दैट जो हमें एंड में मिले उस आकलन से, उससे हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो हमें पता चल रहा है बच्चों के लर्निंग के बारे में वो पूरे राज्य के बारे में ही है, और हम 100% मतलब कॉन्फिडेंटली कह पाए कि ये चीज पूरे राज्य को, पूरे स्टेट को अप्लाई करती है, ना कि सिर्फ उन बच्चों को जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं इस आकलन में, राइट। तो ये हमारे लिए डिसाइड करना और समझना बहुत जरूरी है कि हम इनको कैसे चूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये एज एन असेसमेंट सेल हम सब मिलके करने वाले हैं इन बच्चों को चुनना, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली आज हमारे वर्कशॉप का जो मेन टॉपिक भी है वो यही है कि हम कैसे, वो कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजीज होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, कैसे एक कैसे इन बच्चों को चुना जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, हम कैसे उनमें डिसाइड करते हैं कौन सा तरीका चुना जाए, यूज करेंगे हम अप्रोच, कैसे शायद एक नास में कैसे होता है, शायद एक पीसा में कैसे होता है, कोई और संस्थाएं भी ऐसा जब करती हैं वो किन चीजों का ध्यान रखती हैं बच्चों का चुनाव करते हुए, जब हम एक लार्ज सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन है वही डायग्नोस्टिक स्टडी के बारे में जो मैं बता रही थी। मुझे लगता है ये ज्यादातर कवर हो गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमें लाता है हमारे आज के उद्देश्य पे, जो आज के वर्कशॉप का टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग वो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो हमें एक पूरे डिस्ट्रिक्ट से वो 2000 बच्चे हम कैसे चुनेंगे वो हमें सैम्पलिंग से ही पता चलता है, और हम कौन से सैम्पलिंग का तरीका अपनाएंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले हमें उनके बारे में जानने की जरूरत है, और उनमें से हम कौन सा चुनेंगे, हम क्यों वो चुनेंगे, ये एज अ ग्रुप हम अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे, और ये हम सबके हाथ में होगा कि हम कैसे उन बच्चों को का चुनाव करेंगे। तो मुझे पता है कि आज के वर्कशॉप में काफी सारी नई चीजें सुनने मिलेंगी, शायद आपको काफी नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, हो सकता है किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट हो, ऐसी चीजों में नहीं हो, पर बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जहां समझ में नहीं आए प्लीज पूछ लीजिएगा, चैट रूम भी यूज करिएगा, और बस just have a hope it's an interesting session for everyone. So thank you with that, and over to you, Kritika. Excuse me, ma'am, I just have one query. Will the slides of this training end of the day हम आज का सेशन होने के बाद ही आपके ग्रुप्स में आपको दे देंगे। Thank you, ma'am. Thank you so much. ठीक है, आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। थैंक यू स्तुति। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि एक असेसमेंट में सैम्पलिंग का क्या रोल है पूरा। तो आज आप लोग ने प्री टेस्ट दिया, आप लोग ने वर्कशॉप का टाइटल भी पढ़ा, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सैम्पलिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? Yes, ma'am. Again, this is Garima Batra. So, I would like to say sampling is a kind of एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक किसी स्पेसिफिक नंबर को या कुछ स्पेसिफिक लोगों को चुनते हैं, उनके ऊपर कोई टेस्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट के बेस पे हम जो डेटा तैयार करते हैं
वो सभी पे एप्लीकेबल होता है। तो सैम्पलिंग एक्चुअली एक लिमिटेड नंबर ऑफ जिनके ऊपर हम कोई रिसर्च करते हैं या कोई क्वेश्चन देते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। इसे हम अगर सामान्य भाषा में कहना चाहें तो जैसे किसी बर्तन में चावल बन रहे हैं तो हम ऊपर के कुछ चावल निकाल के उनको चेक करके देख लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं, और उस आधार पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई पूरे बर्तन के चावल गल गए। आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू गरिमा जी। कोई और अपनी शब्दों में समझाना चाहेगा कि सैम्पलिंग क्या होती है? मैडम दिस इज डीएल तिवारी फ्रॉम सिवनी। हाँ मैडम जी जी। डीएल तिवारी फ्रॉम सिवनी। हाँ आई जी हैव बोलिए। ऑलरेडी रेज्ड माय हैंड। मैम ये सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि किसी पॉपुलेशन में से हम एक रैंडम ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करते हैं जो छोटा ग्रुप जो उस बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, हाँ थैंक यू डीएल जी। तो आपने जैसे अभी गरिमा जी ने हमें बताया कि हम चावल के कुछ दानों को चुनकर देख लेते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं। ये हमारी एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो गया सैम्पलिंग का। क्या किसी और ने कभी कोई रियल लाइफ में लगता है सैम्पलिंग आप लोग ने अप्लाई की होगी? कोई जवाब देना चाहेगा? इन क्लासेस जैसे हम लोग कभी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, हाँ जैसे अपन कभी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और हमने जो पढ़ाया है, अगर हमारे पास 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, हम 2 या 3 बच्चों से ही लगभग इस बात से अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ ट्रांसफर हुआ या नहीं। हमें हर बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछना होता है। ऐसे ही अगर हम एक बहुत बड़े ग्रुप में भी यही बात करते हैं कि जो हमने ट्रांसफर किया है वो कितना हुआ है या जो उनकी लेवल है वो कितनी है, तो हम कुछ से सबका अनुमान लगाते हैं। इसे ही हम सैम्पलिंग कहते हैं। जी आदित्य जी। गरिमा जी आप कुछ कह रही थी? यस मैम, मैं भी लगभग ऐसे ही बोल रही थी कि जब हम किसी क्लास को कोई टास्क देते हैं कि कल आपको ये लर्न करके आना है या प्रिपेयर करना है, तो हम रेंडमली क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा करके और पूछ लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग विच वी अप्लाई इन आवर क्लास। जी अनूप जी आप मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कि कहीं आपने सैम्पलिंग यूज की हो कभी भी अपनी लाइफ में? अनूप जी। मैं रागिनी गुर्जर, सदर बाजार शिवपुरी से। जी बोलिए। मैम जब हम लोग सोशियोलॉजी से एमए कर रहे थे, जब क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट था, हमारा पेपर था, तो उसमें हम लोगों ने कि बच्चे अपराध में कैसे पहुंचते हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है, इस सब्जेक्ट पे हम लोग गए थे लाइव। और वहां पर एक जो था उनका बाल संप्रेषण गृह होता है, वहां जाके हमने कुछ बच्चों से इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था कि आप यहाँ क्यों हो। तो उससे हम लोगों को समझ में आता था कि क्या परिस्थितियां होती हैं या इन बच्चों की क्या मानसिकता होती है। तो ये लाइव हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पर जाके। हाँ ये भी होता है। सो आप में से आप लोग राशन लेने कभी जाते हैं? डॉक्टर दीप्ति आप जवाब देना चाहेंगी? डॉक्टर दीप्ति आप म्यूट पे हैं अगर आप कुछ बोल रही हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी डॉक्टर दीप्ति आप कभी राशन लेने गई हैं, दाल खरीदने? बिल्कुल मैम, और जनरली हम जब सैम्पलिंग की बात करते हैं तो जब हम दाल खरीद रहे हैं तो दाल खरीदने में आप देखिए कि अगर वहां पर 10 सैंपल रखे हुए हैं तो एक हथेली में कुछ दाने लेकर के ही हम उनके सैम्पलिंग की टेस्टिंग करते हैं कि पॉलिशिंग या कितना शाइनिंग उसका बीज हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय हम उसके टेस्ट की बात नहीं कर सकते। तो उसके एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ही हम उसको सैम्पलिंग की बात करते हैं। और जैसा कि अभी सर ने कहा भी कि एक गिवन एरिया में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं मैम। जी जी एकदम सही दीप्ति जी। जी अब इसमें से जावेद जी आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप हम लोग सिर्फ दाल के कुछ दाने ही उठा के क्यों चेक कर रहे हैं? हम दाल का पूरा बोरा या जो पैकेट पड़ा है उसके सारे दाने को क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? एक्चुअल में अगर हम सारे दाने चेक करने जाएंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और
इसलिए जो है हम सैंपलिंग कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमको थोड़े से दानों पर अगर हम टेस्ट करेंगे तो पूरा बोरा उसी तरह के दानों से भरा हुआ, अगर कुछ दानों पर हम अपना सैंपलिंग अप्लाई कर देंगे तो हमको उस पूरे बोरे का पता चल जाता है, इसलिए हम थोड़े से दानों से ही पता कर देते हैं। अगर पूरे दाने अगर हम देखेंगे तो टाइम भी कंज्यूमिंग रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि टाइम हमारा कंज्यूमिंग ना हो और हम थोड़े से ही को सिलेक्ट करके अपने रिजल्ट तक आ सकें, इसलिए हम ऐसा करते हैं। जी हाँ, एकदम सही कहा जावेद जी ने। तो जावेद जी ने जैसा कहा, तो हम लोग सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारी जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसमें से एक छोटे ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। वो ग्रुप कैसा होता है, हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों एक समान होंगे अपनी विशेषताओं। फिर हम उस ग्रुप को सेलेक्ट करके सिर्फ उसकी स्टडी करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। अब सैंपल क्या होता है, वहीं पे सैंपल जो हमने एक छोटा सा ग्रुप सेलेक्ट किया उसको हम सैंपल बोलते हैं। तो जैसे हमने चावल के बारे में बात किया, तो चावल के जो हम कुछ दाने उठा के चेक कर रहे हैं वो बन गया हमारा सैंपल, और उस चावल के दानों को उठा के चेक करने के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सैंपलिंग। अब मुझे कोई बताएगा कि जनगणना बहुत कॉमन वर्ड है, सेंसस हमने शायद सभी ने सुना होगा, तो कोई बताना चाहेगा कि सेंसस क्या होता है? मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैडम, जनगणना में हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं, कि सैंपलिंग में हम कुछ विशेष कुछ चयन कर लेते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर कार्य करते हैं। थैंक यू हरी जी। मैं अनिल अहरवार इंदौर से। जनगणना का मतलब है कि हम जनसंख्या के उस भाग को जनसंख्या के भाग में से जनसंख्या के भाग को चयन करके उनसे प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी लेते हैं कि वास्तव में उनके पास है, कितनी संख्या है, मतलब जनता की जो संख्या है उसका आकलन करना जनगणना है। जी, मतलब सेंसस का मतलब होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके सारे सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसमें से हम कोई छोटा सा समूह अलग नहीं निकालते हैं, तो ये जनगणना होती है। अब जनगणना और सैंपलिंग दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एकदम ही विपरीत शब्द और टर्म्स हैं, क्योंकि जनगणना में हम पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स का स्टडी करते हैं और सैंपलिंग में हम उस मेंबर्स में, जो पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स हैं, एक छोटा सा ग्रुप उठाते हैं और सिर्फ उनकी स्टडी करते हैं। तो अगर आप जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन में, सेंसस ये है, उसमें से हमने एक छोटा सा ग्रुप अलग करके स्टडी किया, वो सैंपल बन गया हमारा। अब ज्यादातर जनगणना हम या तो बहुत हमारे पास छोटा ग्रुप है जिसमें समझ लीजिए 10 बच्चे हैं क्लास के, या आपके अगर क्लास के 50 बच्चे भी हैं, आप सबका टेस्ट लेके अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। पर जब या तो हमारे ऐसा स्टडी है कि हमें सबकी ही टेस्टिंग करनी है, चाहे वो बड़ा ग्रुप भी हो, तो हम सेंसस करते हैं। पर सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब हमें बहुत बड़ा ग्रुप होता है, पर उसमें से अगर हम एक छोटे ग्रुप की स्टडी करें, हमारा जो रिजल्ट होगा वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो सेंसस और सैम्पलिंग में ये फर्क आता है। अब हम लोगों ने बात की कि सैम्पलिंग करनी चाहिए, ज्यादा लोगों ने बोला कि हम बोरी में से थोड़े से दाल उठा के देख लेते हैं। आगे टेस्टिंग के लिए भी आप लोग ने बोला था क्लास में कुछ 2-3 बच्चों से पूछ ले या 4-5 बच्चों से पूछ ले, तो हमें पता चल जाता है कि क्या स्टेटस है। तो कोई बता सकता है मुझे, सब मैं एक एक का नाम लूंगी, आप एक फायदा जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बताइए। हेमंत जी, आप आंसर करना चाहेंगे? जी मैडम, सैम्पलिंग से समय की बचत होती है और इससे हमें एक बड़े पैमाने पर किसी आंकड़े की सूक्ष्म आकलन से पता चल जाता है कि स्थिति कैसी है। जी हेमंत जी, जैसे हेमंत जी ने बोला, इसमें सैम्पलिंग करने से हमारे समय की बचत होती है। मुकेश जी, आप आंसर करना देंगे? मुकेश सिकरवार। मैम, जैसा कि हेमंत सर ने करेक्टली कहा है कि इसमें टाइम की डेफिनेटली बचत होगी। इसके अलावा रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं,
और अन्य चीजों का भी मतलब इसमें बचत होगा। थैंक यू। ज्यादातर जब हम सैम्पलिंग के फायदों की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले दिमाग में आता है कि समय बचता है। हम अगर एक पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स की टेस्टिंग करने जाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उनको पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके टेस्टिंग के लिए हमें सब कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, पूरा अरेंज करना पड़ेगा कि हम उनकी टेस्टिंग कर सकें। दूसरा हमारे जो होता है कि सैम्पलिंग में कम खर्चा आता है। अगर आप हम लोग असेसमेंट्स की बात सोचे तो हमें उसके लिए पेपर प्रिंट करने पड़ते हैं, हमें इवैल्यूएटर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर उनका पेमेंट भी होता है, तो इन सब में बहुत कुछ खर्चा आता है। वहीं हम जब सैम्पलिंग करेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब जब हम इस दो फायदे के अलावा तीसरे फायदे पे आते हैं, वो है कि हमें बहुत रिच डेटा मिलता है सैम्पलिंग करने से। अगर आप 100 लोगों से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको सेम क्वेश्चन पे ही उतना टाइम उतना पैसा खर्च हो रहा है, बट वहीं आप 100 में से 10 लोगों की टेस्टिंग करें और उन 10 लोगों से आप 10 की जगह शायद 15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइम आपका अच्छे से स्पेंड होगा, आपके पास ज्यादा डेटा और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट होता है, हाँ कोई बोल रहा है, ठीक है। हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट एक हम लोग बोलते हैं कि बेनिफिट होता है सैम्पलिंग करने का, वो ये है कि सैम्पलिंग अपने में ही सफिशिएंट होती है, क्योंकि हम इसमें क्या कहते हैं सेंसस की तरह सारे मेंबर्स को नहीं इंक्लूड करते, पर क्या होता है डेटा पॉइंट जब हम ऐड करते जाते हैं ना अपने सैंपल में मेंबर्स को, एक लिमिट के बाद जो हमें रिजल्ट आएगा वो उसमें बहुत चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पॉपुलेशन को समझने के लिए एक सैंपल सफिशिएंट होता है। तो हम लोग ने सैम्पलिंग समझ लिया, हम लोग ने सैंपल समझ लिया, हम लोग ने उसके देख लिया कि फायदे क्या होते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि ये सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम क्या क्या करते होंगे एक सैंपल सेलेक्ट करने के लिए? कुंदन जी आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे कि क्या सोचते होंगे आप एक सैंपल सेलेक्ट करने के पहले? जी मैं गुड मॉर्निंग टू ऑल मैम। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले हमको ध्यान में रखना कि हम किस काम के लिए सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो वो चीज ध्यान में रख के हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब हम जो भी टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो जो भी सैंपल हम सेलेक्ट करें वो उसको फुलफिल कर पाएगा या नहीं, या उसमें उसकी एबिलिटी होगी कि नहीं। हाँ एकदम एकदम सही है, हमें पहले पता होना चाहिए कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं। शंकर जी आप और क्या ऐड करेंगे इसमें? डेफिनेटली मैडम, जैसा कि कुंदन मैडम ने बताया कि सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर फॉर दैट पर्पस। इसके बाद अपन दो टाइप से ले सकते हैं कि जिससे अपना इस पे इम्पैक्ट ना पड़े। सैम्पलिंग में कई बार जो व्यूअर है, जो सैम्पलर है, सैंपल कलेक्ट करने वाला है, उसका इम्पैक्ट ना पड़े, वो भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी की जाती है और एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी की जाती है। जी, तो मतलब हमें ये भी देखना पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि कौन से मेथड से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। यस यस, रैंडमली भी ले सकते हैं, हर 5 कंटेंट पे भी चूज सकते हैं कि एवरी 10 कंटेंट के बाद हमें सिलेक्ट करना है। तो कई मेथड हैं फॉर चूजिंग द सैम्पलिंग। विक्रम जी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? आप एक सैंपल सेलेक्ट करते वक्त क्या दिमाग में आपके सबसे पहले आएगा कि मुझे ये करना चाहिए? आई थिंक रैंडमली सिलेक्ट करना चाहिए मैम, जो भी पॉपुलेशन साइज से रखा है उसमें यदि रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ एकदम रैंडमली सिलेक्ट करना चाहिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी जी, कोई कुछ ऐड करना चाह रहा था? दिस इज हरिराम फ्रॉम ग्वालियर। आदित्य जी आप बोलिए। मैम ये कह रहे थे कि हमारा जो सैंपल है वो ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करे। जी जी। एक्सक्यूज मी, शुड आई से समथिंग? हेलो
हाँ, Am I- हरिराम am जी I- आप बोल रहे हैं? हाँ जी। यस, सैम्पलिंग के लिए विद्यार्थियों को हम इस प्रकार भी, जैसा कि मेरा सोचना है कि हम विद्यार्थियों के पूर्व परिणाम के आधार पर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हर प्रकार का विद्यार्थी हमारी सैम्पलिंग में आ जाए। जी जी। आगे बढ़ते हुए मुझे वीरेन जी का हाथ दिख रहा है, उनसे एक आखिरी पॉइंट ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीरेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर मैं वापस आऊंगी आप लोग जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सो सैम्पलिंग योजना क्या है? तो सैम्पलिंग योजना एक डिटेल्ड प्लान है, मतलब हम इसमें सारी डिटेल्स रखते हैं कि हमारे सैंपल को सेलेक्ट करते वक्त हम क्या क्या पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो एक डिटेल्ड प्लान को हम बोलते हैं सैम्पलिंग योजना। अब सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो हमारे सैम्पलिंग प्लान के दो पर्पस फुल होने चाहिए। पहला होता है कि वो जो हम सैंपल सेलेक्ट करें वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। जैसे आप लोग ने बोला कि पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें, सॉरी, सैंपल ऐसा होना चाहिए कि जो हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी दे। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था कि ऑब्जेक्टिव कोई आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिले। तो हमारा कुछ स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव होता है, या तो बच्चों के लर्निंग लेवल्स जानने का होता है, या फिर ये देखना होता है कि दाल अच्छी है कि नहीं है, चावल पके हैं कि नहीं है। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर मिलना हमें चाहिए अपने सैम्पलिंग प्लान से। तो सैम्पलिंग प्लान में होते हैं हमारे 5 स्टेप्स। पहला होता है हमारा कि टारगेट पॉपुलेशन को डिसाइड करना कि हम किसको टेस्टिंग करके रिजल्ट, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं। दूसरा होता है हमारा कि सैम्पलिंग के ढांचे को पहचानना। तीसरा होता है हमारे कि सैम्पलिंग के मेथड, विधि को डिसाइड करना। फोर्थ पॉइंट में हम करते हैं कि सैंपल का साइज क्या होगा हमारे। और फिर फिफ्थ में जब ये सारे पॉइंट्स डिसाइड हो जाते हैं, हम इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, इसको लागू करके हम अपना सैंपल निकालते हैं। अब हम इन सारे स्टेप्स को एक एक करके आगे देखेंगे। तो सबसे पहला है कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन, लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना। तो कोई वीरेंद्र जी, आपका हैंड अभी भी रेस हुआ हुआ मुझे दिख रहा है, आप बताना चाहेंगे कि क्या हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है? क्या बताएगा हमें इस बारे में? वीरेंद्र जी, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूट पे हैं। जी मैम, हो गया, समझ में आ गया। जो आप बात चर्चा कर रही सेंसस के बारे में, उसमें क्लियर हो गया। पहले ही हैंड किया था, अभी नहीं किया था। ओके, मेरा पर अभी आपसे प्रश्न है कि अगर हमें कोई टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है तो हम उसे कैसे क्या सोचते हैं कि ये हम पॉपुलेशन टारगेटेड है या हमारा लक्ष्य ये है पॉपुलेशन? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी जो उन पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगी। हाँ, उसके जैसे कि उसके इकोनॉमिक्स स्थिति क्या है, कल्चर, उसके एजुकेशन की स्थिति क्या है, और उसके जो है ना सामाजिक स्तर क्या है, ये सब पॉपुलेशन में देखा जाता है मैम। जी जी, थैंक यू वीरेंद्र जी। हाँ, ओके मैम। डीएल तिवारी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ मैम, ये कह रहे थे एक्चुअली जब हम किसी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे होते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए कि हम किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमारे सामने टास्क क्या है, तब तक हम, और वो किसके लिए मतलब यूजफुल होगा, तो टास्क को हम अपनी पॉपुलेशन से जब तक रिलेट नहीं करेंगे तब तक हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को फोकस नहीं कर पाएंगे। एकदम सही कहा। जैसा उन्होंने कहा कि हमें पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझना होगा, तो हमें ये हो देखना होगा कि हम किस प्रश्न का सवाल ढूंढ रहे हैं। अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि चावल पके हैं कि नहीं, तो मैं चावल को ही टेस्ट करूंगी, तो वो मेरा टारगेट पॉपुलेशन बन जाती है। चावल पके हैं कि नहीं के देखने के लिए मैं दाल को देखने का फायदा नहीं होगा, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा।
तो लक्षित जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जिससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, हमारे रिजल्ट निकालने के लिए जो हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं जैसे बात करूं चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, मेरे घर में बहुत सारे चावल होंगे, एक डब्बे में भी होगा, एक पैकेट में भी अभी बंद होगा जो नहीं खुला है, एक जो मैंने कुकर में डाल के पका रहे होंगे, वो सारे मेरे पूरी सामान्य जनसंख्या हो गई। पर मेरी टारगेट पॉपुलेशन कौन हुई? जो चावल मैंने पकाने के लिए कुकर में डाल रखे हैं, वो मेरी लक्षित जनसंख्या हो गई। तो ऐसे ही जनसंख्या के अलग अलग विशेषताएं होती है, जैसे उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, वो उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कहाँ रहते हैं, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है और हम अपनी लक्षित जनसंख्या जो होती है टारगेट पॉपुलेशन, उसके हम डिफाइन करके उनके बारे में बात करते हैं। अगला है सैम्पलिंग फ्रेम। हमने समझ लीजिए कि टारगेट पॉपुलेशन कर ली कि हमें कक्षा 5 के बच्चों के या टेस्टिंग करनी है, तो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? किसी ने ये शब्द पहले सुना है? अर्चना जी आप जवाब देना चाहेंगी? सैम्पलिंग फ्रेम का यहाँ पे ये रहेगा कि जिस एज के हम बच्चों का टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी उसी लेवल का हो कि वो बच्चा या जो भी स्टूडेंट है या जो भी हम चेक करना चाह रहे हैं वो उसका जवाब दे पाए। ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक सैम्पलिंग फ्रेम एक थोड़ा आप लोग के लिए हो सकता है नया शब्द हो, तो मैं सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है फिर हम लोग पूछना है कि किस तरीके के हो सकते हैं। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? हमारे जो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन हमने डिसाइड की, उन सभी की लिस्ट है। तो चावल के दानों की जब बात करेंगे तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होगी, पर जब मैं बोलूंगी कि मुझे अर्चना जी के स्कूल के क्लास 5 के बच्चों की टेस्टिंग करनी है, तो अर्चना जी मुझे अपने स्कूल के क्लास 5 के बच्चों के नाम की पूरी एक लिस्ट लाके देंगी, तो मुझे पता होगा कि अच्छा मेरी पॉपुलेशन में ये सदस्य हैं, इनकी मैं टेस्टिंग कर सकती हूँ, तो वो मेरी पूरी पॉपुलेशन हो गई। तो सैम्पलिंग फ्रेम। मैम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी पूछिए। मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मैम जैसा आपने कहा कि चावल के बारे में लिस्ट नहीं होगी, मुझे लगता है वहाँ पे भी हो सकती है। वहाँ पे टाइप ऑफ चावल में अपन देख सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ इतनी बोरी चावल रखी हुई है, उसमें से अपन को छांटना है कि ये वाला कौन सा सही होगा, ऐसा हो सकता है? एकदम उसमें हो सकता है। अगर मुझे कि देखना है कि मैं चावल का कौन सा टाइप कर, मैं कह रही हूँ अगर मैं जो चावल पकाने के लिए रखे हैं मैं उनकी लिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन दानों का नाम नहीं लिख सकती, है ना। थैंक यू। हाँ, नहीं आपका वो पॉइंट एकदम सही था कि चावल का हम लोग अगर टाइप लेने जाएं तब वो एक वैरायटी में लिस्ट बन जाएगी, पर दानों की जब बात करेंगे तब मैं एक लिस्ट नहीं बना सकती हूँ। तो सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली क्या हो गई? जनसंख्या के सभी सदस्यों की एक पूरी सूची है, लिस्ट है, जिसमें उनके बारे में डिटेल्स होती हैं। तो अगर हम बोले तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है हमारा? एक सारे लोग हो रहे हैं कि ये क्लास 5 के विद्यार्थी, और अगर मैं सैम्पलिंग फ्रेम बोलूं तो क्लास 5 के विद्यार्थियों के नाम की सूची हुई मेरी पूरा सैम्पलिंग फ्रेम। हमें जब कोई सैंपल करना होता है तो हमें ये लिस्ट हमेशा चाहिए होती है, वरना मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी कि मैं किन विद्यार्थियों को लूंगी। तो ये लिस्ट उनके नाम की हो सकती है, उनके रोल नंबर की हो सकती है, या उनको हम 50 स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको एक एक नंबर असाइन कर दूं, उनकी हो सकती है। अलग अलग तरीके से ये लिस्ट बनती है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि क्लास 5 स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं कि मेरी टारगेट पॉपुलेशन है, तो उनके नाम की लिस्ट मेरे पास हो जाएगी पूरी एक सैम्पलिंग फ्रेम। यहां तक इस सैम्पलिंग फ्रेम अब क्लियर हुआ, तो मुझे अगर बोले कि इंडिया के मुझे अलग स्टेट्स में टेस्टिंग करनी है, तो अब मुझे वहां डिसाइड करना है कि कौन सा राज्य या स्टेट में चूज करूंगी, तो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? पूनम जी आपने हैंड रेज कर रखा है, आप बताना चाहेंगे? हेलो। हाँ, जिस पर्टिकुलर स्टेट में मैडम आप काम करना चाह रही हैं या जहां से आप डाटा कलेक्ट करना चाह रही हैं, आई थिंक दैट विल बी योर सैम्पलिंग फ्रेम।
जी, तो बेसिकली सैम्पलिंग फ्रेम अगर मैं बोलूँ ना, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये था कि इंडिया में मुझे इतने सारे स्टेट्स हैं, उनमें से कुछ स्टेट्स पिक करके टेस्टिंग करनी है, तो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें, या पूनम जी ही आप ऐड करना चाहेंगी? सभी स्टेट की संख्या नाम चाहिए सबसे पहले तो, कि स्टेट कौन कौन से हैं? जी, सारे स्टेट हो जाएगी, वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। नहीं, अगर मैं यस मैडम, कितने जी पूनम जी कंटिन्यू करिए। जितने स्टेट्स आपने सिलेक्ट किए हैं फॉर दैट पर्पस, दैट विल बी योर सैम्पलिंग फ्रेम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया सारे स्टेट्स और जितने होंगे उनकी लिस्ट मेरा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। सैम्पलिंग फ्रेम में हम अभी कुछ सिलेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे लिस्ट चाहिए होगी जिनमें से मैं सेलेक्ट करूंगी। गिरीश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं मैम, फिर उसके बाद हमारा टारगेट वो क्या है? ये तो हमने सारी लिस्ट मतलब हम इंडिया के कंसर्न में कर रहे हैं, तो सारे स्टेट्स की लिस्ट ले ली। फिर यदि हमको उसमें से सैंपल वो करना है, कुछ स्टेट लेना है, तो फिर हम इस बेस पे सेलेक्ट करेंगे कि कुछ छोटे स्टेट, कुछ बड़े स्टेट, कुछ डेवलप, कुछ अंडर डेवलप, या कुछ साउथ के, कुछ नॉर्थ के, कुछ वेस्ट के, कुछ नॉर्थ ईस्ट। तो हम उसमें से यदि वो कर रहे हैं तो फिर हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग फ्रेम के लिए। नहीं, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं गिरीश जी। गिरीश जी के पॉइंट को मैं आगे ले जाते हुए बोलूंगी कि एक अच्छे सैम्पलिंग फ्रेम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसे गिरीश जी ने बोला कि हमें पहले उसमें होगा कि छोटे बड़े स्टेट्स हो सकते हैं, उन रीजन वाइज डिवाइडेड हो सकते हैं। तो एक अच्छे सैम्पलिंग फ्रेम की क्या विशेषताएं होती है? एक तो सबसे पहले होता है कि उसमें जितना भी हमारे पॉपुलेशन है उसके जितने मेंबर्स हैं तो सारे उस लिस्ट में इंक्लूडेड होने चाहिए। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारे स्टेट्स की मेरी पॉपुलेशन बन है, तो सारे स्टेट्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, तो वो एक अच्छी लिस्ट कहलाएगी। और जो स्टेट, अगर मैं कहीं बाहर से किसी दूसरी कंट्री का कोई स्टेट लिख दूं तो वो तो गलत हो गया, तो वो उसमें नहीं होना चाहिए लिस्ट में। तो जो नीडेड नहीं है, जो रेलेवेंट नहीं है, वो उसमें लिस्ट में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। फिर जो होना चाहिए कि उसके बारे में बहुत डिटेल्ड और सही नॉलेज इंक्लूडेड होनी चाहिए। जैसा कि गिरीश जी ने पॉइंट किया कि हमें पता होना चाहिए कि छोटे बड़े स्टेट क्या हैं। छोटे बड़े कैसे पता चलेंगे? एक तो रीजन की पता सकते हैं, वो कितने एरिया में फैले हुए हैं। दूसरा हमें पता चल सकता है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से भी हम उन्हें छोटा बड़ा स्टेट कह सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम होता है। उसके अलावा हम और भी कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला होता है कि सब स्टेट की सब मेंबर्स की एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि हम स्कूल के डाइस कोड होते हैं, आप लोग के स्कूल का डाइस कोड होगा या स्कूल कोड भी होगा, तो वो उस स्कूल का यूनिक आइडेंटिफायर हो सकता है। तो आप लोग के स्कूल के नाम एक हो सकते हैं, पर आप लोग के स्कूल के डाइस कोड एक नहीं हो सकते हैं, वो यूनिक रहेगा हमेशा। तो अगर मैंने बोल दिया कि ABC पब्लिक स्कूल है और उसकी टेस्टिंग करनी है, तो अब ऐसे तो MP में ABC पब्लिक स्कूल के हो सकता है शायद 3 स्कूल हो या 4 स्कूल हो, तो कौन से स्कूल की टेस्टिंग होनी है? इसीलिए उसके एक यूनिक आइडेंटिफायर के होना चाहिए जिससे हम पता कर सके कि अच्छा ABC पब्लिक स्कूल जिसका डाइस कोड ये है, हमें उसकी टेस्टिंग करनी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई मुझे बताना चाहेगा आपके स्टूडेंट्स में ये यूनिक आइडेंटिफायर क्या हो सकता है? आपके स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं। कमलेश जी ने हैंड रेस किया हुआ है, कमलेश जी आप आंसर देना चाहेंगे? हेलो, हाँ कमलेश जी आंसर देना चाहेंगे। अमलेश जी आप कुछ बोल रहे हैं तो म्यूट पे हैं। राजीव तिवारी जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है। जी मैम।
ये स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, आइडेंटिफायर हो सकता है रोल नंबर। जी जी जी, सही बोल रहे हैं राजीव जी कि उनका रोल नंबर हो सकता है, उनका एडमिशन नंबर हो सकता है, आप लोग के स्कूल समग्र जैसे भी आईडी हो कुछ सकता है मैडम। एक जी समग्र आईडी यूनिक ही होता है हर बच्चे का, तो वो भी हो सकता हाँ एकदम एकदम, कोई भी जो मतलब यूनिक हो। बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, नाम सरनाम दोनों भी सेम हो सकते हैं, पर उनका जो रोल नंबर है या फिर एडमिशन नंबर है वो एकदम ही यूनिक रखते होंगे। ये जो लिस्ट होनी चाहिए वो बहुत एक क्रम में होनी चाहिए। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो सकती है, यानी कि वर्णमाला ऑर्डर में या सीरियल नंबर के ऑर्डर में अरेंज हो सकती है। तो ये लिस्ट बहुत अरेंज्ड होनी चाहिए और जो डेटा है वो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। हो सकता है आप मुझे 2017 की लिस्ट दें कि क्लास 5 में ये सारे बच्चे थे, तो 2017 के बच्चे तो मूव ऑन हो गए, तो अब तो लिस्ट अपडेट हो गई है। या आप दे सकते हैं कि आपके स्कूल में ये 2000 बच्चे हैं, आपने मुझे दी पिछले साल की लिस्ट, ठीक है क्लास तो चेंज हो रही है पर बच्चों की संख्या सेम रहेगी। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे नए आए हों आपके स्कूल में और जो पुराने बच्चे थे वो किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर गए हो, तो ये लिस्ट भी अपडेट होनी चाहिए। तो जो हमारी लिस्ट है हम ये इंश्योर करना चाहिए कि लिस्ट अपडेट हो गई हो और हम पुरानी लिस्ट के थ्रू सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने समझा कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, उससे हम सैंपल करते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश स्टेट में सरकारी प्राथमिक विद्यालय दैट इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों से पूछना है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपकी कोई मुझे बता सकेगा कि पूरी, अगर हम जनसंख्या देखें, पूरी जनसंख्या, टारगेट जनसंख्या नहीं, पूरी जनसंख्या, तो वो क्या होगी? बबीता जी आप आंसर देना चाहेंगी? गरिमा जी ने हैंड रेस किया है, गरिमा जी आप आंसर दे दें। All the students of primary school will be our census. हाँ मतलब एकदम, तो प्राइमरी स्कूल के कोई भी बच्चे हो, हम कुछ लिख नहीं रहे कि कौन सा है, बट तो वो हमारे हो जाएंगे सारे स्कूल्स, पूरी जनसंख्या में आ जाएंगे। बट मेरा प्रश्न ध्यान से देखते हैं, मेरे प्रश्न में मैंने पूछा है मध्य प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालय। तो देवेंद्र जी आप मुझे बताना चाहेंगे, देवेंद्र साहू जी, कि टारगेट पॉपुलेशन मेरी क्या होगी यहाँ पे? हेलो जी देवेंद्र जी। मैम, आप क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगी? मैं वॉइस आपकी जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ सुनने के लिए, बहुत स्लो वॉइस आ रही है। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपना क्वेश्चन। मैंने बोला मुझे टेस्टिंग करनी है मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का पसंदीदा विषय कौन सा है, तो यहाँ पे मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, मेरी लक्षित जनसंख्या क्या होगी? तो टारगेट पॉपुलेशन ऑब्वियसली उस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो ही होंगे मैडम। हाँ तो पर ये मैंने क्या, मेरे क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया है कि किस प्रकार के ये स्कूल होंगे? ये प्राथमिक विद्यालय होंगे। सरकारी प्राथमिक पूनम जी एक सरकारी होंगे और साथ में मध्य प्रदेश के जो है ना, जरूरी नहीं है कि हम पूरा सैंपल लेना तो कभी पॉसिबल भी नहीं हो, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया के हम स्कूल ले सकते हैं मैडम। हाँ अभी जनसंख्या में तो सब आते हैं ना, पॉपुलेशन में हम सब रखते हैं। जी जी अभी जी। तो हम ये एक एक स्टेप से चल रहे हैं। नवनीत जी आपने हैंड रेस किया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? टारगेट पॉपुलेशन आपके हिसाब से क्या होगी? नवनीत जी आपने हैंड रेस किया है, आप म्यूट पे हैं। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ इसमें हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूल, ये सारे बच्चे। अच्छा। मैं बोलना चाहूँ, मनमोहन मालवीय बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। हेलो हाँ मनमोहन जी बोलिए। 6 से 10 साल की एज के जो बच्चे होंगे वो हमारे टारगेट ग्रुप में आएंगे।
स्कूलों में पढ़ने वाले। हेलो हेलो ठीक है, गिरीश जी आप कुछ आंसर देना चाहेंगे? हेलो। चूंकि हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एमपी में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के सभी बच्चे, तो हमारा जो टारगेट ग्रुप होगा वो सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी एमपी में गवर्नमेंट स्कूल हैं वो हमारा टारगेट ग्रुप होगा। हेलो नमस्ते जी मुकेश जी बोले। मैम, इस प्रश्न के अनुसार क्लियर हो रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी हमारे टारगेट पॉपुलेशन होंगे। एकदम सही सटीक जवाब दिया है आपने। हमारा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी, ये ध्यान रखिए, प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे ही हमारी टारगेट पॉपुलेशन होंगे। गरिमा जी मुझे आप बता सकते हैं कि आपने रेज कर रखा है हैंड, सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो जाएगा फिर? नीचे इतनी बच्चे चलेगा ना? School in Madhya Pradesh, that will be our sampling frame. गरिमा जी सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। यस मैम, मैं बोलना चाह रही थी कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के प्राथमिक विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनके नामों की लिस्ट हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। हाँ एकदम, तो उनके नामों की पूरी लिस्ट अगर हम बोले कि लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल, तो एक लिस्ट बन जाएगी। और फिर हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, जब हम इनमें से जिनको सेलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा अब इनकी टेस्टिंग करनी है, तो हमारे वो एक सैंपल्ड लिस्ट फाइनल तैयार होगी। वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। अभी हमने सैंपलिंग फ्रेम तक पहुंचा है। मैडम एक क्वेश्चन था मैडम। हाँ पूछिए। हेलो, माई सेल्फ DL तिवारी फ्रॉम सिवनी जी। मैडम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे हमने सरकारी स्कूल हमारे प्राथमिक पूरे MP के चुन लिए, तो हमारे सामने दो तरह की लिस्ट हो सकती है कि एक स्कूलों की लिस्ट हो सकती है और एक विद्यार्थियों की लिस्ट हो सकती है। जी जरूर। तो हम अपने टारगेट पॉपुलेशन में बच्चों की लिस्ट सहित ले सकते हैं, या पहले स्टेप में एज ए फर्स्ट स्टेप हम सिर्फ सरकारी स्कूलों को टारगेट कर सकते हैं, प्राइमरी स्कूल? DL तिवारी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं नीतू से बोलूंगी कि ये नोट कर ले, वो अभी आने वाले कुछ समय में इसी बारे पे आपको समझाएगी कि हम स्कूल की टेस्टिंग करेंगे, सैंपल करेंगे कि बच्चों की करेंगे। हो सकता है हम सिर्फ बच्चों के टेस्टिंग कर लें कि इस स्कूल से ये बच्चे, इस स्कूल से ये बच्चे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि MP के ये स्कूल्स में टेस्टिंग करनी है। दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही की जा सकती है। फायदे नुकसान अभी आगे जाके आप जब सैंपल का कैसे सिलेक्शन करते हैं उस बारे में बात करेंगे। जी मैम, थोड़ा सा एक मेरा निवेदन था। जी मुकेश जी। जी मैम, मुझे लग रहा है कि इसमें जो सैम्पलिंग फ्रेम है ना अपना, उसमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की जगह स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, ऐसा होना चाहिए था मेरे अनुसार, जो मुझे समझ में आया अभी तक, जो आपने समझाया उसके अकॉर्डिंग में। आपका आंसर गलत नहीं है, पर अगर आप देखेंगे तो मैंने पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन और जो लिस्ट बनाई है वो स्कूल लेवल पे बनाई है। तो मैंने अपनी पॉपुलेशन को ही स्कूल रखा है। फिर स्कूल के बाद मैंने उसमें स्कूल में हम टेस्टिंग तो विद्यार्थियों की करेंगे, पर मैं क्या करूंगी, पूरे मेरे इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बच्चों को नहीं कि 10 बच्चे मैंने A स्कूल से लिए, 10 बच्चे मैंने B स्कूल से लिए, बल्कि मैं क्या करती हूँ, मैं स्कूल A को पूरा लेके उनकी टेस्टिंग कर रही हूँ। जी मैम, ओके। तो इसलिए फर्क है। दोनों, आपका आंसर सही है कि हम स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं या फिर हम स्कूल्स भी रख सकते हैं। थैंक यू। तो हमारे जो थर्ड स्टेप होता है, आप लोग ने बोला कि हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ये करते हैं, तो वो होता है सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट करना। तो एज नेक्स्ट स्टेप एक बहुत जरूरी चेक होता है कि हमारे पास लिस्ट आ गई, चाहे वो स्कूल्स की हो या स्टूडेंट्स की लिस्ट हो। अब हम अपने बच्चों को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो जो सैम्पलिंग मेथड होते हैं। जी मैडम, ये जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है और ये सैम्पलिंग फ्रेम है, इनमें डिफरेंस क्या कहलाया? हाँ, सो टारगेट पॉपुलेशन मैं कह सकती हूँ कि मेरे
कोई एमपी के एक जिले का नाम बताइए, हम लोग उससे चलते हैं। नहीं, जो हमारा जो उद्देश्य था मध्य प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की कौन सा विषय सबसे अधिक रुचि वाला है, ये हमारा उद्देश्य था। तो जो टारगेट पॉपुलेशन हुई वो क्या होगा, मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक शाला के विद्यार्थी हो गए विद्यालय। तो फिर और सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, दोनों सेम नहीं है क्या? नहीं, तो दोनों सेम होते हैं, बस सैम्पलिंग फ्रेम एक लिस्ट होती है। अगर मैं बोलूं कि मुझे स्कूल्स की टेस्टिंग करनी है, आपके एरिया में जहां रहते हैं वहां अगर 4 स्कूल्स हैं, तो जैसे मैं बोलूं कि भोपाल के स्कूल्स की टेस्टिंग करनी है, ये हो गया मेरा टारगेट पॉपुलेशन। और मेरा सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा भोपाल के सारे स्कूल्स की लिस्ट। तो दोनों सेम है, बस एक में मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बता रही हूँ, दूसरे में मैं पूरी एक लिस्ट तैयार करके ला रही हूँ जहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स हैं। ओके मैम, थैंक यू। क्लियर हो गया राजीव जी? ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हुए, अच्छा क्वेश्चन था वो कि दोनों एक बराबर ही हैं, पर एक में मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि क्या टारगेट पॉपुलेशन है, दूसरे में मैं पूरी जानकारी दे रही हूँ, एक लिस्ट बना रही हूँ कि उस मेरे टारगेट पॉपुलेशन के कौन कौन मेंबर्स हैं। तो फिर हमारे थर्ड स्टेप में होता है कि सैम्पलिंग का मेथड सेलेक्ट करना, कि हम किस प्रकार, हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, उसमें से सैंपल लोगों को चुनेंगे। तो सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं वो ब्रॉडली 2 उसमें कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, दैट इज प्रायिकता, और दूसरा होता है गैर प्रायिकता, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसको समझने के लिए अभी मैं आपको एक छोटा सा उसमें समझा देती हूँ, और हम आगे चल के इसका बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या मेथड बेस्ट होता है। तो अगर मैं बहुत सिंपल रूप से समझाऊं तो प्रोबेबिलिटी सैंपल में हम क्या करते हैं कि अपने पॉपुलेशन का ऐसा सैंपल चूज करते हैं जो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है और एकदम ही रैंडम तरीके से होता है। मतलब मुझे कुछ नहीं पता होगा कि सैंपल में क्या आएगा। जैसे कि अगर आप सोचें कि एक टोकरी ली आपने, आपके क्लास के सारे बच्चों के नाम उसमें लिखकर फोल्ड करके चिट डाल दी, फिर चिट उठाई आपने, आपको नहीं पता होगा कि आप कौन से 5 चिट्स या 5 नाम निकालेंगे उस टोकरी में से, तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपल। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप कौन सा चुनने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप एक अपना प्रेफरेंस ले आते हैं, अपनी सोच ले आते हैं जब आप सैंपल चुनते हैं। तो जैसे कि क्लास में आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं, आप बोलेंगे अच्छा तुम जवाब दे दो, तो आपने अपनी प्रेफरेंस से उस बच्चे को खड़ा करके पूछा। तो ये हो जाता है सैम्पलिंग के 2 ब्रॉड मेथड्स। इसमें बहुत डिटेल में आगे जाके हम लोग बात करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने 4th स्टेप पे, जो होता है कि एक सैंपल साइज डिसाइड करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने बोला हमारी पॉपुलेशन है क्लास के 50 बच्चे, तो सैंपल में कितने बच्चे चुनेंगे, 5, 10, 15, उसके साइज को हम सैंपल साइज बोलते हैं। वो नंबर ऑफ सैंपल्स जो हम सेलेक्ट करते हैं उसके साइज को सैंपल साइज बोला जाता है। सैंपल साइज डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए, अगर आप बहुत बड़ा सैंपल ले लें तो हो सकता है कि आपका टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, वो वेस्ट होता है, राइट। अगर आप सैंपल अपना बहुत छोटा कर देते हैं तो ये हो सकता है कि आपको सही जो रिजल्ट हो वो ना मिले। 50 बच्चों में से अगर आपने 2 बच्चों से ही सिर्फ पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो आपको आइडिया नहीं देगा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्लास में कौन सा है। बट अगर आप क्लास में 10 बच्चों से पूछेंगे, 50 में से 10 बच्चों से पूछेंगे, तो आपको ज्यादा सही रिजल्ट मिलने के लिए चांसेस होंगे। तो इसका भी सैंपल साइज डिसाइड करने का भी एक प्रोसेस होता है। हम इसको भी डिटेल्ड में समझेंगे कि हमें कितना बड़ा सही होता है, कितना छोटा गलत होता है। वो साइज का डिटर्मिनेशन भी
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड जो हमारा फाइनल स्टेप हो जाता है, जब हमारे पास चारों चीजें हैं, हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन हमने पता चल गई कौन सी है, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम है, हमारे पास एक लिस्ट भी आ गई कि ये सारे मेंबर्स हैं आपकी पॉपुलेशन में, फिर हमने एक मेथड भी चूज कर लिया कि हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे। हमने बोल दिया अच्छा सैंपल में भी हम इतने लोग रखना चाहेंगे। ये चार चीजें जब आ जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और पूरे जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि इसके थ्रू हमारे एंड में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक होगा सैंपल जिस पर हम टेस्टिंग कर सकेंगे। ये 5 स्टेप्स थे पूरा एक सैम्पलिंग प्लान बनाने के लिए। अब हम डिटेल में जाके सैम्पलिंग मेथड्स का डिस्कशन करेंगे। आई विल हैंड इट ओवर टू नीतू एंड मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगी अपने साइड से और फिर नीतू कंटिन्यू करेगी। थैंक यू कृतिका। तो आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। ठीक है, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। तो अभी तक हमने ये समझा कि हम सैम्पलिंग प्लान कैसे बनाते हैं और किस तरह हम क्या क्या स्टेप्स है सैंपल फाइनली डिसाइड करने के लिए कि कौन से लोग या कौन से बच्चे हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम समझेंगे कि जो कृतिका ने बात करी थी कि प्रायिकता और गैर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स है, मेथड्स है, जो उनके बारे में डिटेल में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरा एक सवाल है कि अगर मैं एक सर्वेयर हूँ, मैं सर्वे करने आई हूँ आपके स्कूल में, और अगर मैं ये सर्वे करना चाहती हूँ कि कक्षा 11 के छात्रों के पास ऑन एवरेज कितने छात्रों के पास लैपटॉप है अभी घर में, तो मैं अगर आपके क्लास में आई हूँ और मैंने आप लोगों को बोला है कि आपके क्लास में से मुझे 5 बच्चे चाहिए ऐसे सिलेक्ट किए हुए, तो आप मुझे वो 5 बच्चे कैसे सिलेक्ट करके देंगे? आप में से कोई मुझे इस चीज का हेल्प कर सकते हैं, आइडिया देने में कि आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वो 5 बच्चों को? जी मैम। जी सर। जी मैम, कोशिश ये करेंगे हम क्लास के मतलब चारों कोनों से और एक बीच में से रैंडमली 5 बच्चे सिलेक्ट करके आपको दे देंगे नॉर्मली, या फिर थोड़ा ज्यादा मेहनत करना चाहेंगे तो बच्चों के नाम लिखेंगे चिट में और उनमें से कोई भी 5 निकाल लेंगे। मतलब एक तरह से रैंडमली सैम्पलिंग करने की कोशिश करेंगे मैम। थैंक यू सर। मोहित जी, आप बताना चाहेंगे आपके पास क्या अप्रोच आप सोच रहे हैं? जी मैडम नमस्कार। मैडम क्लास में जब अपन पता करना चाहेंगे कि लैपटॉप बच्चों के पास है कि नहीं, तो सबसे पहले जैसे कि एज्यूम कीजिए कि 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि लैपटॉप होता क्या है। जो बच्चे हैंड रेज करेंगे हाँ हम जानते हैं लैपटॉप के विषय में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरे उनसे रहेगा कि आपके पास लैपटॉप है, तो बोलेंगे हाँ है। और उन बच्चों को, जितने बच्चों ने हैंड रेज किए और जिनके पास लैपटॉप है उनके मैं नाम नोट कर लूंगा, तो मेरा एक डाटा तैयार हो जाएगा। तो मोहित सर, आपका ये है कि आप जिन बच्चों को लैपटॉप के बारे में पता है और जिनके पास है उनके 5 नाम आप मुझे दे देंगे? जी जी ठीक है। और कोई एक जने का आंसर सुन लेते हैं। गरिमा जी, आप बताना चाहेंगे? हेलो मैम श्योर। मैम ये इसके लिए जो आप सैंपल चुनना चाह रहे हैं, जो आपका सैंपल साइज है 5 स्टूडेंट्स का, तो वो हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो जो सर ने तरीका बताया, दैट इज आल्सो वन वेरी गुड मेथड, बट वन मोर मेथड कैन बी देयर कि वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस, देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मैडम सर एक सेकंड, गरिमा मैम की बात पूरी सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास भी आते हैं। 1 सेकंड। तो गरिमा मैम, आप कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, तो आप अच्छा थोड़ा और डिटेल में बताना चाहेंगे कि मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और ऐसा मान लेते हैं कि, तो आप उसमें से कैसे 5 बच्चे सिलेक्ट करेंगे हमारे लिए? यस मैम, तो उसमें से मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगी कि मुझे पता है कि कुछ बच्चे हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत साउंड है,
तो मैं उसमें से एक बच्चा लेना चाहूंगी। फिर मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं, तो मैं एक या दो बच्चे उसमें से लेना चाहूंगी। इसके बाद जो मीडियोकर हैं, मैं एक या दो बच्चे उनमें से लेना चाहूंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो आई विल ट्राई टू चूज, बिकॉज लैपटॉप के यूसेज के ऊपर हम उन्हीं बच्चों को चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन बच्चों के पास लैपटॉप हो ही। ये भी हो सकता है कि वो बच्चे अपने घर में किसी रिश्तेदार के या किसी के लैपटॉप को यूज करते हो, या फिर वो कंप्यूटर पे भी वर्क करते हो। तो कंप्यूटर लिटरेसी, लैपटॉप लिटरेसी डजंट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप, और यू कैन से पोजीशन ऑफ लैपटॉप। गरिमा मैम, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, बट एक बार मैं अपना सवाल रिपीट करना चाहूंगी। सवाल ये है कि मुझे ये जानना है कि कितने ऑन एवरेज एवरेज बच्चों में, क्लास 11 के बच्चों में एवरेज में कितने बच्चों के घर पे लैपटॉप है? बस ये सवाल है। कितनों को आता है नहीं आता है वो सवाल नहीं है। अच्छा, कोई भी बात कर रहे थे वो अब डेफिनेटली मुझे सभी इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले बच्चों को लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा मैम, थैंक यू। हम जबलपुर से बोल रहे थे मैडम। हेलो, हम जबलपुर से बोल रहे थे। एक रास्ता ऐसा हो सकता है मैडम, मेरे क्लास में बच्चे हैं और मैं एक अल्फाबेट बना लेता हूँ कि ए से लेके एम नाम तक, जे नाम तक वाले बच्चों में से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, फिर जे से लेके कुछ आगे नाम अल्फाबेट बढ़ा लूँ। ऐसे उसको मैं 5 भाग में डिवाइड करके कि हर एक नाम वाला बच्चा ऐसा आ जाए कि इस अल्फाबेट की मिल सकता हूँ आपको। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक, तो अभी हमने जी 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 A to Z तक आपने कहा कि हम उनको बांट देंगे कुछ लेटर्स में, A से K या J से N ऐसा करके कुछ बांट देंगे और हम उनमें से 5 बच्चे ले लेंगे। सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी मैडम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, अब मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ लास्ट रिस्पॉन्स लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज मैम 1 मिनट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मैडम, अब अपने स्कूल जो है शहर में भी है, गांव में भी है। अब गांव के बच्चे लैपटॉप नहीं जानते, अधिकांश बच्चे नहीं जानते। अगर मैं उनसे पूछूं क्लास में जाकर कि आप लैपटॉप कितने बच्चों के पास है, तो बच्चों का देखिए काफी उत्साह का होता है कि वो हैंड रेज कर देते हैं अपना। तो हो सकता है कि मैं उन बच्चों के नाम नोट कर लूं और उनके पास लैपटॉप सुनिश्चित करके मैं चला जाऊं, तो सब्जेक्टिवनेस देखिए आ रही है। बट पहले मुझे ये क्लियर करना चाहिए कि लैपटॉप होता क्या है। बच्चे अगर मुझे डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ लैपटॉप होता है, तब तो मैं उनसे आगे आगे पूछूंगा कि है कि नहीं, तो इससे ऑब्जेक्टिवनेस बन सकती है। जी थैंक यू मैडम। जी सर जी, तो आपके ठीक है, तो अभी लोग प्लीज थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लेंगे। हाँ, तो अभी हमने 2-4 जो तरीके देखे। अभी पहला ये देखा कि 5 कोनों में से बच्चे उठाएंगे, या तो हम चिट्स लगाएंगे और अगर 20 बच्चे हैं तो 5 चिट्स निकाल कर उनमें से देंगे। तीसरा हमने देखा कि मैम ने कहा कि अच्छा, जो मुझे जितना पता है कि कोई एक साउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, कोई वीक बैकग्राउंड से आता है, कोई मीडियोकर बैकग्राउंड से आता है। हर बैकग्राउंड के मैं एक या दो बच्चे ले लूंगी और वो मैं भेज दूंगी। एक और हमने देखा कि लेटर्स, जो बच्चों के नाम है उस तरह के हमने गुच्छे बनाए और उनमें से 1-2 को निकालकर हमने दे दिया स्टूडेंट्स को। और लास्ट जो हमने देखा उसमें देखा कि हैंड रेस कराकर जिन बच्चों के पास है उनके नाम हम दे देंगे। तो अब आप में से कोई बताना चाहता है कि सब तो अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हर अप्रोच प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या वो प्रोबेबिलिटी है या वो नॉन प्रोबेबिलिटी वाले मेथड्स है? आप में से कोई बात करना चाहेगा इस बारे में, कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी वाले मेथड्स है? जी मैं मुकेश शर्मा बोलना चाह रहा हूँ ग्वालियर से। जी मुकेश सर जी मैम, मैं जो शुरुआत में मैंने बताया था जिसमें मैंने पर्ची उठाने की बात की थी और कहीं से भी बच्चे 5 उठाने की बात की थी, वो प्रायिकता वाला हो गया मैम। और एक सर ने बताया था कि मैं यहाँ से इस लिस्ट में बनाऊंगा जिसमें ए वाले बच्चे ले लूंगा, कुछ ऐसे करके बताया था, डी से ई तक के ले लूंगा ऐसे करके। वो मुझे लगता है गैर प्रायिकता वाला था। बस ये 2 पे मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था मैम। सर, डी से ई वाले गैर प्रायिकता क्यों है, आप थोड़ा उसमें बात करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि गैर प्रायिकता वाले में क्या होता है कि अपना एक मेथड सेट कर लिया जाता है पहले कि हम इस मेथड से सिलेक्शन करेंगे। जैसे तो उस मेथड में हमने ये कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक के बच्चे और यहाँ से यहाँ तक के बच्चे हमने उसमें ले लिए हैं। तो ये हमारा एक प्लान है, मतलब एक पैटर्न सेट कर लिया है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने डाटा वो क्या नाम है
सैंपल सिलेक्ट करना, तो मुझे लग रहा है ओके, कृपया बाकी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले जब एक कोई बात कर रहे हैं, तो थैंक यू। उससे बाकी लोगों को सुनने में आराम होगा। हाँ, तो सर आपने कहा कि जब हम मान लीजिए A to Z को 5 हिस्सों में बांट देते हैं, 26 लेटर है, 5 हिस्सों, 5 के भी हिस्सों में अगर मैंने बांट दिया, तो आप कह रहे हैं कि अगर अच्छा, मैं यहाँ पे केस रखना चाहूंगी कि अगर A to Z को मैं 5 हिस्सों में बांट रही हूँ और हर हिस्से से मैंने एक रैंडम नाम चूज कर लिया। मैंने बोला कि J वाले लेटर के एक बच्चे आ जाए, M वाले लेटर के एक बच्चे आ जाए, K वाले, मतलब मैंने रैंडमली ही उन 5 गुच्छों में से एक एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो नॉन प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हर बच्चे का सिलेक्शन होने का चांस इक्वल, और नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज सेलेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो बच्चे हो, ऑब्जेक्ट मतलब चावल के दाने चुन रहे हो, या टीचर्स को हम चुन रहे हैं, कुछ भी चुन रहे हैं, उनका जो चांस है सैंपल में सिलेक्ट होने का वो इक्वल नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है हमारे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी अप्रोच। तो सर थोड़ा सा आप इसमें मेरा हेल्प करना चाहेंगे, मुझे ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था A to J वाला प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आप थोड़ा हेल्प करना चाहेंगे कि कैसे इसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है? मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। तो होगा कि एस नाम के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, एक वाले को चांस ही नहीं मिल पाएगा, या एस नाम वाले को 50 में से एक आएगा, जेड नाम वाला एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसमें बढ़ जाएगी, हमारे लिए संभावनाएं कम हो जाएगी, हर बच्चे के लिए चांस मिलना संभव नहीं होगा, बराबर इक्वलिटी नहीं। अच्छा, इस पे एक मेरा वापस जी, इसमें मेरा एक वापस क्वेश्चन है सर आपको कि अच्छा, आपने कहा कि एस वाले नाम, कृपया बाकी लोग म्यूट कर ले प्लीज, ताकि सब लोग अच्छे से सुन पाए। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो इसमें हमने अभी जो चर्चा किया, बिल्कुल मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि सब लोग इसको सुन सके। हमने ये चर्चा किया कि हो सकता है एस वाले नाम के बच्चे ज्यादा हो, तो उनमें एस वाले बच्चों का चांस होने का प्रोबेबिलिटी कम है, और जेड वाले बच्चों का क्योंकि जेड नाम के जैसे एक ही बच्चा होगा जुनैद, तो वो जेड का एक बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। बट थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अभी मैं ये कह रही हूँ कि A to Z के मैंने मान लीजिए 5 गुच्छे बनाए, तो A to E, F to मान लेते हैं K, L to R और R से Z मान लेते, अभी 4 हमने बना दिए, A to E, F to K, L से R, R to Z। अब हमने ये ग्रुप बनाया, A to E के मैंने सारे नाम एक कटोरे में डाल दिए चिट्ठा, F to K के सारे नाम चिट बनाकर डाल दिए एक कटोरे में, चौथे कटोरे में L to R डाला, R to T मान लीजिए एक में डाला, और T to Z एक में डाल दिया। अब मैंने उसमें से एक चिट निकाला, क्या इससे प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ रहा है? क्या तब हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे की प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा है? जी मैम, हो सकती है अभी भी, जैसा कि के लिए उपलब्ध हो रहा है। जी मैडम, हर बच्चे के लिए पूरा उपलब्ध जी है। जी मैडम, एक्चुअली ये अलग अलग जो हमारा जो अल्फाबेटिकल हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम जानते हैं कि अधिकांश नाम जो है आर एस पे ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां संख्या ज्यादा रहेगी। A to E में बच्चों की संख्या कम रहेगी, तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी अलग अलग हो जाएगी। मैम मैडम 1 मिनट का समय हमें दीजिए। डीएल तिवारी शिवनी। मैडम ये जो दो मेथड हमने यूज करने जा रहे हैं हम, मान लो पहला एक सिलेक्शन था, रैंडम सिलेक्शन, जिसमें से पूरे सभी बच्चों में से हमने कोई 5 चुने होते, वो चिट उठा के चुने होते, है ना मैडम? तो वो भी प्रोबेबिलिस्टिक था, और यदि हमने उसके 5 ग्रुप बना के हर ग्रुप में से भी एक चुनना चाहा तो ये भी प्रोबेबिलिस्टिक मेथड ही होगा। पर अंतर मैं अपनी तरफ से जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जब हम 5 ग्रुप में से 5 बच्चे चुनेंगे तो हमारा जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो और प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले जो 5 चुनने की चांस होते थे तो वो हो सकता था पहले ही रो के या शुरू के A to E में से ही 5 निकल जाएं रैंडम सिलेक्शन में से। तो रैंडम सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो पहले 5 में ज्यादा है, पहली मेथड में ज्यादा है, मगर अब दूसरे वाले में ये हो रहा है कि पूरे सैंपल में से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हर कोने तक जा रहा है। सर तो तिवारी सर आपके जी जी आप कंप्लीट कीजिए सर।
हाँ बोला ना हमने कि मेथड दोनों प्रोबेबिलिस्टिक हैं, मगर ज्यादा प्रैक्टिकल जो हमारा तरीका होगा वो दूसरा वाला होगा, जिसमें हमने 5 ग्रुप बना के और फिर हर ग्रुप में से एक सेलेक्ट किया। तो इससे ये हुआ कि हमारा सैंपल एक बड़ी पॉपुलेशन के हर एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चांस बढ़ जाएगा। अदरवाइज जो पहले 5 सेलेक्ट किए थे तो वो हो सकता था कि वो पहली बेंच के या पहले जो ग्रुप था A to E वाला, उसी में से 5 निकल आए। तो रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिस्टिक ज्यादा वो होगा, मगर प्रैक्टिकल ज्यादा वो सेकंड वाला तरीका हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। तिवारी सर, थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। जी राजीव तिवारी। जी सर। जी मैंने फिर से करना चाह रहा था कि ये जो A to Z में हमारे जो बच्चों के नाम होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते हैं। यदि हम व्यवहारिक रूप से समझते हैं कि कुछ जो अल्फाबेट्स होते हैं, R है, S है, इनमें ज्यादा नाम होते हैं बच्चों के, इसलिए ये इक्वी प्रोबेबल नहीं होगा। और क्लास में से जैसा हमारे मुकेश शर्मा जी बोल रहे थे कि ये एक कोने से दूसरे कोने से B से हम 5 स्टूडेंट ले लेंगे, तो दैट विल बी मोर इक्वी प्रोबेबल मैम। जी थैंक यू राजीव सर। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। जब हम लेटर्स के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर कटोरे में A to E वाले में हो सकता है सबसे ज्यादा नाम हो, क्योंकि A के बहुत सारे नाम होंगे, हो सकता है F2 के वाले में शायद कम ही हो। अगेन जहाँ RS वाली चीज होगी तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वहां हर बच्चे का चांस जो होगा वो उस कटोरे में कितने बच्चों के नाम है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसमें हर बच्चे की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी, तो वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी तरीका होगा। DL तिवारी सर, आपका जो पॉइंट था कि मैं जब चिट बना रहा हूँ तब भी प्रोबेबिलिटी, तो आप कह रहे थे कि हो सकता है वो 5 बच्चे पहले बेंच के आ जाए। तो ये जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स का पूरा सब्जेक्ट है, इसका बेसिक फंडा ये है कि आप जब चिट थ्योरी करते हो, जब लॉटरी लगाते हो किसी चीज की, तो सबसे रैंडम चीजें सिलेक्ट होती है। ये बहुत ही मतलब इसकी चांस बिल्कुल बहुत कम है कि ऐसा होगा कि जो आप चिट से 5 बच्चे निकालोगे वो रो के पहले 5 बच्चे होंगे। अगर एज अ टीचर मैं अपनी क्लास में जाते ही मैं बोलूं अच्छा कोई सर्वेयर आए हैं, उनको 5 बच्चे चाहिए, पहले रो के 5 बच्चे चले जाओ, तो वो गलत है। उसमें तो फिर मैं जब सैंपल करने गई, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था मेरे माइंड में कि जो सबसे सामने बैठा होगा उसको मैं भेज दूंगी। तो वो बच्चे जो सामने बैठे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई सिलेक्ट होने की, जो पीछे बैठे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई सिलेक्ट होने की। लेकिन जब मैं चिट सिस्टम करती हूँ तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि जब आप कोई चीज की रैंडम सिलेक्शन जो कहते हैं हम, जैसे कि लॉटरी होता है, जब हम चिट निकालते हैं या हम जब लूडो खेलते हैं तो कुछ भी आ सकता है, राइट? वो 6 नंबर जो है कुछ भी आ सकते हैं, 1 या 2 कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए वहां पे वो चिट सिस्टम प्रोबेबिलिटी वाले सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अभी तक हमने जो डिस्कस जी तिवारी मैडम बिल्कुल आपकी बात से 90% सहमत होते हुए मैं एक बात सबमिट करना चाह रहा था कि वो जो नाम वाली बात कर रहे थे ना, लेटर से हम उनको ग्रुपिंग कर रहे थे, तो ऐसा ना करके यदि हमने एक तो पूरी क्लास को एज ए होल एनी 5 सेलेक्ट कर लिया वो चिट उठा के, तो एक वो प्रोबेबिलिटी मेथड होगी, इस पे बात करते हैं। दूसरा, यदि हमने वो रो बना लिया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, और जितनी भी रोज हैं हमारी क्लास में उनमें से हर रो में से हमने एक बच्चा सेलेक्ट किया होता, तो हमारा जो डेटा होगा या सैंपल होगा वो पूरी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस बात के हमारे पास ज्यादा चांस है। अदरवाइज यदि जो सबसे पहला हमने काम किया था कि ऑल 20 में से एनी 5 लिए थे, तो हो सकता था कि वो 5 शुरू की रो के मिल जाए या फर्स्ट 2 रो से निकल आए। तो ये प्रोबेबिलिटी भी उस प्रोबेबिलिटी में शामिल है जो हम अप्लाई कर रहे थे। पर जब हमने 5 ग्रुप में बांट दिया, इक्वल ग्रुप में बांट दिया और हर ग्रुप से एक को रिप्रेजेंट किया, तो अब हमारा हर एंड तक, हर कॉर्नर तक हमारी अप्रोच हो गई सैंपल में। मैं ऐसा मानता हूँ। जी तिवारी सर, तो ये 2 अलग अलग अप्रोचेस है और दोनों ही प्रायिकता वाले अप्रोच है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी का अप्रोच है और दोनों में प्रोबेबिलिटी हर बच्चे की बराबर है। अगर आपने 4 आपकी क्लास में रोज है और हर रोज से एक रैंडमली आपने कोई बच्चा सिलेक्ट किया है तो वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी आपकी सेम ही रहती है। 2 अलग अप्रोचेस है, ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि कई बार रैंडम सिलेक्शन में ये नहीं हो पाता कि हर तरह के लोग रिप्रेजेंट हो पाए सैंपल में।
ये हम आगे और डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि कब रैंडम सिलेक्शन बहुत ही हेल्पफुल नहीं रहता है। अभी 5 बच्चे हमें सिलेक्ट करने थे तो वो ठीक है। ठीक है, Madam, I would जो like लास्ट to. Hello. जी सर। Madam, I would like to ask something. जी जैसा सर। कि आपने बताया कि 2 टाइप्स की मेथड है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। और हेलो जी सर। हेलो जी आपको सुन पा यहाँ रही पे हूँ। मैडम, हाँ मैडम, हम यहाँ पे एक क्लास की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, नंबर लिमिटेड है, 40 है या 50 है, तो यहाँ पे क्या हम नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड नहीं ले सकते कि जिसमें प्रोबेबिलिटी का चांस कम से कम हो? अगर हम लंबी लॉन्ग पॉपुलेशन की बात करें, सिटी के बच्चों की बात करें या स्टेट के बच्चों की बात कर रहे हैं, तब तो हमें वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेथड ले सकते हैं, वी कैन चूज द प्रोबेबिलिटी मेथड। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट only one class, if we are talking about only limited person of the student, then we can take the non probability method, we can convenient method, we can choose the convenient method. सर आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। जैसा रिसर्च क्वेश्चन होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का अप्रोच लेते हैं। अब जैसे ये हमारा जो पहला सिचुएशन था, सिचुएशन पे मैंने ये बोला था कि मैं आई हूँ एज सर्वेयर और मैं मान लीजिए सब स्कूलों का असेस करना चाहती हूँ कि कक्षा 11 के बच्चों में कितने ऑन एवरेज कितने प्रतिशत बच्चों में के पास लैपटॉप है घर में। तो उस समय क्या होगा, अगर आपने अपने क्लास में कन्वीनियंस सैम्पलिंग करी और सब टीचर ने अपने अपने क्लास में जहां जहां मैं जा रही हूँ सब जगह कन्वीनियंस सैम्पलिंग हुआ, तो जो मेरा डेटा आएगा, जो मान लीजिए जिला लेवल पे है या ब्लॉक लेवल पे है, जितने भी स्कूल में विजिट करके आई, अगर वहां पे आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर ली या आपने उन्हीं बच्चों के नाम दिए जिनके पास लैपटॉप है या जिनको लैपटॉप पता है, तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो तो सिर्फ उन्हीं बच्चों का आ रहा है जिनके पास लैपटॉप होगा। यस मैम, यस, है ना। तो वहां पे जो रिसर्च क्वेश्चन है आपका उस पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप अपने क्लास में है, सॉरी एक पॉइंट लास्ट ऐड करना चाहूंगी। मान लीजिए आप अपने क्लास में जब पढ़ाते हैं कोई एक चैप्टर, तो अगर आपको पता करना होता है कि अच्छा मेरे क्लास में बच्चों ने समझा या नहीं समझा, तो आप उसी समय सैम्पलिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। आप में से कोई बता सकता है कैसे वो आप इस्तेमाल करते हैं? मैडम कहना चाहूंगा मैं कुछ। जी जी सर। मैडम हमारा जो आज वर्कशॉप का उद्देश्य है तो असेसमेंट के लिए ही है और बच्चों में ये करना है कि लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा बिल्ड हो उनकी। तो मैडम अपन जो क्लास लेते हैं तो उसमें तो ऑन पेपर नहीं कर पाते, लेकिन रोज ये काम करते हैं, क्योंकि देखिए ग्रुप जो हमारा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग लेते रहते हैं, यूनिट टेस्ट लेते रहते हैं, तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, E1, E2 ये ग्रेडिंग हम लोग करते हैं। और ई ग्रेड में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आते हैं तो हमने उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, E1, E2 में कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी मैडम ये अब जैसे कि अब बच्चों को हम ले रहे हैं, अब E1, E2 में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, अब टीचर गया क्लास लेने के लिए और लेसन उसने शुरुआत की तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहता है या फिर फीडबैक लेना चाहता है, तो एक उसके मन में आंकड़े रहते हैं कि ये मुझसे किससे क्या पूछना है, बच्चों में E1, E2 कैटेगरीज में क्या था, उनको कितनी मेरी बात समझ में आई, ए कैटेगरी में कौन सा बच्चा था उसको कितनी बात समझ में आई, तो कैसा क्या उसको फीडबैक मिल रहा। तो ऑन पेपर तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये क्लासेस में तो करते हैं। अब आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटीज में आता है कि नॉन प्रोबेबिलिटीज में आता है? ये तो यही मैं पूछना, यही मेरा सवाल भी था कि आप लोग क्लास में कैसे करते हैं। तो सर आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड है। आपको अगर अपनी कक्षा में पता है कि किस किस स्तर के बच्चे हैं, ए है तो हर ग्रेड की कौन से बच्चे हैं, आप क्या करते हो, अगर मैंने एक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लिया, मैं उन 5 स्तर में से कोई एक बच्चा उठा लेती हूँ कि अच्छा तुम बता दो, तुम बता दो, तुम बता दो, ये 5 बच्चे हो गए। तो ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, क्योंकि आप अपनी जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन से बच्चे को किस स्तर का, वो कौन सा बच्चा किस स्तर का है, और आप उस स्तर में से फिर एक बच्चे इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि एज अ रिसर्चर आप खुद जजमेंट करके लोग सेलेक्ट कर रहे हो, है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, बट आपको देगा ये ओवरऑल ठीक डेटा। लाइक आपको जो आइडिया मिलना है कि बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा, वो आइडिया आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल सटीक है आपके क्लासरूम लेवल के लिए। ठीक है, तो अभी तक प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी हमने कवर किया कि होता क्या है, किस तरह की चीजें नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, कब काम आती है। लो स्केल, जब छोटे स्तर पे हम कुछ कर रहे होते हैं, जब क्लासरूम लेवल पे हम कुछ कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीजें ठीक रहती है। रिसर्च क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा हो तो हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना चाहिए।
अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने अभी तक क्या समझा है? हमने ये समझा है कि पहला ये होगा कि जो भी हम सैंपल कर रहे हैं, या तो बच्चे या स्कूल या टीचर्स या चावल के दाने, जो भी हो, हर चीज का चांस सैंपल में सिलेक्ट होने का इक्वल होना चाहिए। पहला हमने ये देखा। दूसरा हम ये भी देख रहे कि जो हम अप्रोच लगाएंगे, जब हम सिलेक्ट करेंगे लोगों को, तो हमें रैंडम सिलेक्शन करना चाहिए। अपनी जजमेंट या कोई पहले जो हम इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसका यूज करके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें पता है कि किसके पास लैपटॉप होगा, या हम पूछ लेते हैं कि किसके पास लैपटॉप है, तो वो क्या हो गया, उसमें आपने पहले इंफॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट कर ली, फिर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो। तो वो ना करके हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है। नीतू, कोई स्क्रीन स्लाइड नहीं, मतलब अभी कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। ओके, 1 सेकेंड। सॉरी, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया। मैं जी, अभी शो हो रहा है? Yes, ma'am, it is. हाँ. Ma'am, I have a query. Yes. This is Garima from Chandwa. Madam, my only concern is that the method which I told you to collect the sample, that from every economic status condition, if I select one student, so will that be non-probability sampling? नहीं मैम, अगर आपने, तो इसमें बहुत बहुत अच्छा प्रोसेस है कि पहले आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हो सकता है मुझे हर तरह के लोगों का इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी चाहिए जो साउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, कोई वीक, कोई मीडियोकर। तो आपने क्या किया, आपने 3 सब ग्रुप बना लिए अपने क्लास के पॉपुलेशन की, और फिर हर सब ग्रुप से अगर आप एक बच्चा रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं सब ग्रुप बनाकर, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही है। थैंक यू मैम। जी, ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ये दूसरा तरीका है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ये हम आगे समझेंगे। ये कौन सा स्पेसिफिक तरीका है, ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। फाइन मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ, तो अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कवर किया है। अब हम उसके 4 प्रकार के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि अगर मुझे अपनी क्लास से 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी। जो हमने तरीके सिलेक्ट किए थे जिसमें हम चिट सिस्टम कर रहे हैं, है ना, या 5 कोनों से हमने 5 रैंडमली 5 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, तो इसको हम कहते हैं कि ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, आपने बस पूरे पॉपुलेशन में से रैंडमली जितना भी आपको लोग चाहिए वो आप सिलेक्ट कर ले रहे हो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये सिंपल रैंडमिंग बेसिकली सबसे बेसिक तरीका है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करने का। तो उसमें हर बच्चे का समान अवसर होता है, हर यूनिट का, जो हम यूनिट ले रहे हैं सैंपल का, उसका समान अवसर होता है सिलेक्ट होने का, जैसे कि लॉटरी में होता है। इसके क्या क्या लाभ है, कोई आप में से मुझे ये बता पाएंगे? बबीता जी, आप बताना चाहेंगे क्या लाभ है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? हेलो जी, हेलो, हाँ जी मैम, सैम्पलिंग मतलब तत्काल हो जाती है, उसमें कोई विशेष, उसमें हमको फ्रेम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी, तो बाकी लोग कृपया म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ, कृति मैम आप कुछ बोल रहे थे, आपका माइक ऑन है। जी मैम, जी, इसमें मैम समय भी कम लगता है और शीघ्रता से हम अपने न्यायाधीश को चुन लेते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और जी मैम, जी थैंक यू। और कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? मैं हाथ देख रही हूँ। डेफिनेटली मैडम, शंकर सर जी। जी, ये सर मैडम, इसमें जैसा कि मैडम ने बताया कि टाइम सेविंग है, बहुत क्विक रिजल्ट प्राप्त होते हैं। थर्ड, इसमें बायसलेस होती है,
जी, बायसलेस होता है। सर बायसलेस थोड़ा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम सबको? पक्षपात नहीं रहता किसी भी बच्चे के सिलेक्ट होने का, कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है बाय चांस, क्योंकि तो पक्षपात नहीं होता किसी भी स्टूडेंट्स में। तो हम देखते हैं क्या क्या लाभ है इसके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। तो पहला है कि बिल्कुल निष्पक्ष विधि है, एकदम फेयर मेथड है, किसी भी बच्चे के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। जैसे कि सर ने भी हमें बताया, हम कोई भी बच्चा, सबको सेम अवसर होता है सिलेक्ट होने का। दूसरा, ये एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप सैम्पलिंग किसी छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे कर रहे हो, और अगर आपके पास कोई आपके टारगेट पॉपुलेशन की, जो आपकी सैम्पलिंग फ्रेम है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आप 1000 बच्चों की भी सैम्पलिंग करना चाहते हैं और टोटल पॉपुलेशन आपकी 5000 बच्चे है। मान लीजिए इंदौर के जिले में 5000 बच्चे हैं, हमें 1000 बच्चों की सैम्पलिंग करनी है। मुझे अगर ये भी नहीं पता हो कि कौन सा बच्चा किस स्कूल को जाता है, कौन सा बच्चा किस ब्लॉक को जाता है, तो भी मैं उन 5000 बच्चों का एक नंबर लगा दूंगी। 5000 बच्चे ये रहे, एक्सेल पे मान लीजिए डाल दिया या सॉफ्टवेयर में डाल दिया। ये मान लीजिए कि एक कटोरे में सारी चीज डाल दी 5000, उसमें से रैंडमली मैं 1000 बच्चों को सिलेक्ट कर लूंगी। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि बच्चे का क्या बैकग्राउंड है। लास्ट की कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, कोई बायस नहीं होता, कोई भी हम सिलेक्शन बायस जो हम कहते हैं कि सिलेक्ट करते वक्त किसी का अगर प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा हो जाए, वो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, ये सबसे बेसिक सैम्पलिंग का तरीका है। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि 1000 छात्रों को भी हम कैसे चयन करेंगे, और अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम बेसिकली फिर भी हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम दूसरे केस को लेकर चलते हैं। हमारा यहाँ केस ये है कि मान लीजिए सरकार कोरोना वैक्सीन, कोई एक वैक्सीन बनी है, उसकी इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट्स को टेस्ट करना चाहती है, तो उसके लिए वो एक सैंपल बनाना चाहती है। तो कैसे बनाएगी सैंपल? जी मैडम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो। जी सर। मैडम, पहले तो हमारा क्षेत्र निश्चित होना चाहिए कि हमको कहाँ पे करना है। सेकंड ये है कि अब कोरोना वैक्सीन का देखना है तो कितने मतलब किस एज ग्रुप पे ज्यादा काम कर रहा है, फिर भी देखना। हालांकि अभी तो 45 ईयर्स एबव पे लगाया जा रहा और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि सभी को लगाया गया। तो मैडम मैं तो उनका एज ग्रुप बनाऊंगा 0 से 15, 16 to 30, 31 to 45, 46 to 60। ये 4 मैंने बना लिया, 60 प्लस एक और बना लिया, 5 बना लिए। अब मैंने देखा कि 1000 में कितने लोग वेरिएंट मेरे कितने आ रहे हैं। अब उसमें से आप जो बता रहे हो कि प्रोबेबिलिटीज का हम यूज करेंगे, उनमें हमने 5 अपने मतलब जो आप बोले गुच्छे है ना, तो 5 गुच्छे अपन ने बना लिया। उन 5 गुच्छों में से हमने, हो सकता है किसी में 120 आए, किसी में 140 आए, ऐसे आंकड़े आ सकते। उनमें से अपन अब कितने लोगों करना है आप ये बताओ, उतनी हम चिट निकाल लेंगे और उनसे हम जाके इंटरव्यू या फोनिक कॉल करके उनसे हम पूछेंगे और जो उनका निष्कर्ष होगा वो चीज हम एक आंकड़े के रूप में आपको दे देंगे।